बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान 92 पे बराह रास्त। आज जुमेरात का दिन 15 सितंबर 2022 और इस वक्त बहुत सारी हालात की अगर बात की जाए, स्कूल्स के वाले से बात की जाए तो भी एक ऑब्वियसली बहुत कुछ अभी नजर आ रहा है। डेंगू की जिस तरह नंबर बढ़ रहे हैं, स्कूल्स में खतरा हो रहा है क्योंकि स्कूल्स बहुत दिनों बाद शाहजेब खुले हैं बारिशों के बाद, तो वो कीड़े मकोड़े मच्छरों का होना, उनकी प्रेजेंस, उनकी होने की जो तस्दीक बहुत सारी जगहों पर नजर आ रही है। डेंगू के आए दिन रोज के ऊपर हम कोई ना किसी अपने को सुन रहे हैं कि डेंगू हो रहा है, डेंगू हो रहा है, डेंगू हो रहा है। शाहजेब कितना ज्यादा खतरनाक मेरे अभी ही दोस्त को अभी हम देख रहे थे, उसका बच्चा भी बहुत शदीद बीमार है और यही मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बीमार हो रहे हैं कि एक तो स्कूल जाते हैं और मुख्तलिफ स्कूल जाने के बाद वहां पर फिर जाहिर है स्कूल में इतनी ज्यादा एहतियात भी नहीं की जाती इस तरीके से। तो मेरे ख्याल में हम सबको कोशिश करनी है कि बच्चों को अगर आप स्कूल में भेज रहे तो थोड़ा सा मॉस्किलो रिपेलेंट इस्तेमाल किया जा सकता है, इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी देसी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त बचाव कितना आसान और कितना मुश्किल है ये हमें अंदाजा भी नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग इसलिए जानते हैं बिकॉज उनके अपनों को डायग्नोज हुआ है। कराची शहर की अगर हम बात करें, खतरे की घंटी बजा दी गई है। शहर के बड़े बड़े अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ रही है, बेड कम पड़ गए हैं, अस्पतालों में किल्लत का सामना है। महकमे सेहत का जो बिल्कुल उसके मुताबिक कराची में 24 घंटों के दौरान मजीद 161 अफराद डेंगू से मुतासर हो गए, जबकि शहर में डेंगू के सबसे ज्यादा यानी कि 48 केसेस जिला वस्ती में रिपोर्ट हुए। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक रवा माह 1300 के करीब अफराद डेंगू से मुतासर हो चुके हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में बात करनी है कि अस्पतालों में किस तरीके से इसको हैंडल किया जा रहा है और इस वक्त तादाद कितनी है मरीजों की मुख्तलिफ अस्पतालों में। क्या वाकई ऐसा है कि अब जगह कम पड़ रही है, बेड्स कम पड़ रहे हैं? इसी पर बात करने के लिए पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध कासिम सुमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सर? अल्लाह के शुक्र। कासिम साहब आप कैसे हैं? पहले ये बताएं आप कैसे हैं? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अब मैं अब नॉर्थ सिंध प्रोविंस में हूँ। हम जिसमें ये फ्लड अफेक्टेड एरियाज में मेडिकल की जो रिक्वायरमेंट है उससे मैं यहाँ हूँ। आई एम श्योर, प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा सर, अपना भी ख्याल रखिए। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती जा रही है, क्या वाकई कराची में सूरत हाल इतनी बिगड़ गई है कि अब अस्पतालों में बेड्स कम पड़ गए? सर देखें, जब तक मलेरिया में या डेंगू के सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है जिस तरह से आप किसी भी इन्फेक्शस बीमारी को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म, आपको याद होगा हम कोविड में भी लोगों को ये बात बताते रहे हैं और अब दोबारा से भी उसी बात को देखें, हम अपनी हाइजीन को खुद अगर मेंटेन नहीं करेंगे, हम डेंगू तो बीमारी ऐसी है, मच्छर तो ऐसा है जो साफ पानी में पैदा होता है। अब अगर हम ये कहेंगे जी बाहर अगर आपके पास गली में जो है वो गटर का पानी खड़ा है तो गटर के पानी में डेंगू तो पैदा नहीं होगा, हो सकता है बाकी मलेरिया के मच्छर जो है वो तो पैदा हो जाए, लेकिन ये तो साफ पानी में पैदा होता है। तो अब हमें अपने थोड़े से अब हम सरकार के ऊपर ये फॉगिंग का करने का जो मैकेनिज्म है वो दो तरह से है। एक आपका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो फॉगिंग कर रहा है, एक हम हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से उनको जो है वो मशीन और विद इक्विपमेंट हम सप्लाई दे रहे हैं। तो दोनों एंड से हो रहा है, लेकिन हमें थोड़ा खुद को भी अपने आप घर की इन्वायरमेंट और जो हाइजीन है उसको थोड़ा अगर हम बेहतर करेंगे तो आई बिलीव कि ऐसी कोई परेशानी वाली बात पहुंचनी चाहिए। हाँ, स्प्रेड है, यकीनन हमारे पास कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई है, बड़े बड़े अच्छे हमारे जो है ना वो जो लोग हैं वो उसका शिकार हुए हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमें इसमें पैनिक होना चाहिए कि हमारी अस्पतालें फुल हैं। हमारी अस्पतालों में यकीनन प्रेशर है लोग, हाँ प्रेशर है, लोग जो है वो एकदम से डेंगू का नाम के प्रेशर में आ जाते हैं कि जी हमारी प्लेटलेट्स कम हो गए हैं तो हम कल को खाना खासा, हाँ जानलेवा बीमारी है, इसमें कोई शक भी नहीं। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। ऑल हाँ, लेकिन हमें लेकिन आपका कहने का मकसद है ऐसे हमने कोविड में किया था कि अपना ख्याल खुद से भी रखना है आप लोगों ने घरों पे, ऐसा ही किया जाए इस बार भी? एब्सोल्युटली सर, देखें जिस तरह हमने कोविड में किया था, हमें अब अगर घर में हम जो पानी का बर्तन है अगर हम उसको ढांप पे रखें और उसको जो है वो
एग्जैक्ट, जबकि हमें पता है कासिम साहब, ये सब तमाम चीजें हम इससे वाकिफ हैं, इन प्रिकॉशनरी मेजर्स से, चाहे वो हुकूमती हो चाहे वो और अवेयरनेस प्रोग्राम्स हों। हमेशा बताया है कि पानी जमा हुआ ना रखें, आप कपड़े जो है वो फुल स्लीव्स के पहने, बाहर जाने से थोड़ा सा जो है आप जरा सा उसको दूर रहे, बैठने से भी थोड़ा गुरेज करें। असल वजूहात अगर हम इस वक्त इसकी तरफ देखें, सर कासिम साहब ने कहा कि जिस तरह हमें पता है कि चैलेंज है, लेकिन हमें अपना ख्याल खुद रखना है। आपको क्या लगता है कि असल वजह यह है कि हम अपना ख्याल नहीं रख रहे, थोड़ा सा लापरवाही हो गई है? जी सर, लापरवाही मैं आपके सामने बैठ के ये नहीं कह सकता कि सरकारों की तरफ से जो है वो कोई 100% जो है वो जो SOPs मैयत हैं वो पूरे लिए गए थे। ज़ाहिर है हमारे पास अनप्रेसिडेंट रेंज, अनप्रेसिडेंट डेज ऑफ जो हमारे पास जो डिजास्टर के डेज है उसके अंदर पर्टिकुलर हमारे शहर हों या हमारी जो रूरल सोसाइटी, उन दोनों में थोड़े हमारे लिए ये चैलेंजेस जो है ना ज्यादा रहे हैं। तो चैलेंजेस हमारे पास ज्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो लार्वा सर्जिकल एक्टिविटी होनी चाहिए थी कि आप उसी वक्त जो है वो उससे पहले जब ये ब्रीडिंग उसका टाइम होता है उस वक्त एक्टिविटीज होनी चाहिए थी और थोड़ी एग्रेसिव होनी चाहिए। एक्टिविटीज हुई लेकिन उस तरह से एग्रेसिव नहीं हुई। और फिर आपके पास ज़ाहिर है जब बारिशें इतनी ज्यादा हुई तो पानी कहीं न कहीं इकट्ठा हुआ। सर यहाँ पर मुझे एक पॉइंट बताइएगा सर, अब तो डेंगू फैल चुका है, मतलब वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें एहतियात करनी चाहिए, लेकिन अब तो फैल चुका है और पेशेंट्स बहुत ज्यादा अस्पतालों में आ रहे हैं और जिस तरीके से हम देख रहे हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में बाकायदा एक्स्ट्रा बेड्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब वो भी कैपेसिटी फुल हो गई है और अब लोगों को अकोमोडेट करने की कोई जगह नहीं है। तो क्या कुछ ऐसा सोचा जा रहा है, कुछ प्लान किया जा रहा है सिंध गवर्नमेंट के हवाले से कि कुछ ऐसी प्लानिंग की जाए कि लोगों को अकोमोडेट करने के लिए एक्स्ट्रा बेड्स अरेंज किए जाएं, कोई वहां पर अरेंजमेंट ऐसा किया जाए कि जितने पेशेंट आ रहे हैं उनको एक तरीके से ट्रीट किया जा सके? देखिए सर, मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं, जब तक खुदा खास्ता की जो है वो मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन दैट्स व्हाट आई हैड फ्रॉम एक्सपर्ट्स सिटिंग इन द ऑफिसेज, तो उनसे मैं जो मालूमात की, जब तक हम खुद से भी उसको ट्रीट कर सकते हैं until unless our platelets goes down beyond 20,000 से नीचे आ जाए, तो फिर हमें थोड़ी हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ सोचना पड़ता है। रिमेनिंग हम अगर क्लिनिकल एडवाइस लेते रहें और मैनेज आरसेल्फ, इतनी जरूरी नहीं है कि हम उसको, जिस तरह से हम कोविड में ये था कि हम खुद को मैनेज कर रहे थे। जरा हमारे पास एक जो लाखों पेशेंट कोविड के पॉजिटिव हुए थे, आपको हमें याद है, बिल्कुल याद है हमारे पास, हाँ, तो वो सारे पेशेंट तो अस्पतालों में नहीं आए थे, अस्पतालों में तो आए थे जो क्रिटिकल थोड़ी सूरत हाल जो है वो खुद सेल्फ मैनेजमेंट से जो है वो डॉक्टर मैनेजमेंट या नर्सिंग मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट, दीज आर द थिंग्स। हमें मतलब किसी सूरत में भी यस प्रॉब्लम इज देयर, यस हम अगर हम खुद से अपने घर के अंदर से फॉर एग्जाम्पल स्प्रे करते हैं या हम अपने चीजों को ढांप के रखते हैं या हम जैसे अग्रीड कासिम सर, लेकिन इस तरह आप इस वक्त मौजूद हैं, जरा उस तरफ भी आ जाते हैं। आपकी बात करते हुए चाहती हूँ कि वक्त कम है तो चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा आपकी सिचुएशन से इस वक्त आगाह हों हम लोग। आप जहाँ मौजूद हैं वहां पर आप अभी आपका मैं समझ रही थी, अभी बात सोचते सोचते जहन में आया कि आपसे जब से मुलाकात हुई है आप मुसलसल मसरूफ ही हैं। कभी आप कोरोना के लिए जो है वो भाग दौड़ कर रहे होते हैं और अब जो सलाबी सूरत हाल है, वहाँ डेंगू भी है, वहाँ पर मलेरिया भी है, वहाँ पर जो है वो डायरिया भी है और स्किन इन्फेक्शंस भी कितने ज्यादा हो रहे हैं। किस तरीके से फेस करें कि सबसे बड़ा इंटीरियर की तरफ इस वक्त क्या चैलेंज है? जी सर। देखिए, चैलेंजेस हमारे पास, जैसे हमने ये सारे चैलेंजेस बता दिए कि ये सारे चैलेंज हैं इस वक्त, और जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो जिसकी बाकी तो जो ओपीडी कंसर्न केसेस हैं वो तो कैंप साइट पे भी डील हो जाते हैं। हमारी टीम जो है ना वो फील्ड में चली जाती हैं जहाँ पानी अभी खड़ा है, तो हमारी जो फोर्सेस की जो जिस तरह से उनकी मोबिलाइजेशन है, उनकी जो बोर्ड्स हैं, या हमें पीडीएमए की तरफ से जो बोर्ड्स मिली हैं, हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट की बोर्ड्स हैं, उनके साथ मिलके वो लोग जाके करके आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो आता है जो प्रेग्नेंट वुमेन और जो बच्चे जो हैं, तो उनके लिए हमें डेडिकेटेड फैसिलिटी चाहिए। से फॉर एग्जांपल अगर कोई अपने गांव में किसी जगह पर किसी ड्राई प्लेस में वो अभी तक बैठा हुआ, सराउंड में सारा पानी है, तो हमें उसको मूव करने में, उसको काउंसिल करने में, उसको समझाने में जो है वो ये होती है कि आप खुदा न खास्ता इस वक्त आप मेल न्यूट्रल हैं, आप जो खातून है वो ऑलरेडी जो है वो खाना उसको सही नहीं मिला,
प्लस जैसे आपने कहा कि मच्छर भी हैं, प्लस जैसे आपने कहा जो है वो डायरिया भी है जी। हाँ, और जाहिर है उसको पानी जो है उसके सराउंड में सारा गंदा पानी खड़ा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हमने ये इसको टैकल करने के लिए जो हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हमारे लेडी डॉक्टर्स हैं, अपने रिस्पेक्ट एंड सल्यूट टू देम कि वो बेचारी उनके साथ जाती हैं, टॉक टू देम, तो लेके आते हैं। देखिए हमारी बहुत सारी ऐसी एफर्ट है, ऑनेस्टली टेलिंग हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के ये सारे हीरोज हैं, बहुत सारी ऐसी। और सर उनकी अपनी हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है इस वक्त। हाँ सर, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके थ्रू ये अर्ज करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं वो बैठ के ड्राइंग रूम में किस जगह के और सोशल मीडिया के ऊपर ये क्रिटिसिज्म करते हैं कि जी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ऑनेस्टली टेलिंग यू बहुत सारी चीजें जो है ना वो सोशल मीडिया की सबसे आसान है ना कासिम सर, नेगेटिव बात करना तो बहुत ही आसान है ना। लेकिन ये बहुत सारे ऐसे हमारे हीरोज हैं जो पैरामेडिक्स में हैं, हमारे फ्रंट लाइन हीरोज। सर थोड़ा सा बता सकते हैं कासिम साहब इस वक्त कितनी बड़ी तादाद है डॉक्टर्स की जो ऑलरेडी इंटीरियर में काम कर रही है, खासतौर पर सैलाब मुतासरीन की सेहत के लिए? सर हमारा टोटल स्टाफ, अगर आप हमारे टोटल स्टाफ देखेंगे इस वक्त, एक्सेप्ट जो हमारे कराची अर्बन क्लस्टर को डील करता है उसमें भी हमने बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया है कि अगर हमारी यहाँ ऐसे हम हमारे दूसरे दोस्त हैं हमारे डबल ड्यूटी देंगे, हम आपको हमारी सर्विसेज आप ले लें जहाँ आपको रिक्वायर्ड है। इस तरह से हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें से बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने अपने आप को, हमारे सीनियर वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं, दे ऑल्सो वॉलंटियर आरसेल्व्स कि मैंने सीनियर मतलब मैं आई वांट टू गो देयर। इट्स अ नेशनल डिजास्टर जब होता है तो हमारी कौम की वो भी है कि लोग बढ़ चढ़ के बाहर निकलते हैं। बिल्कुल ऐसा सर। और ये इस वक्त ऐसा मौका है जहाँ पर, और हेल्थ में जैसे हमारे सारी लीडरशिप हमेशा ये बात कहती है कि देयर शुडंट बी एनी पॉलिटिक्स इन हेल्थ। एब्सोल्युटली देयर शुडंट बी एनी पॉलिटिक्स। ह्यूमन हम एज अ ह्यूमन जो है ना उसको डील करते हैं, उसके साथ बैठ के जो है ना उसको उसके मसाइल को हल करते हैं। सर आखिर में बस आप ये बता दें, आप क्योंकि ऑलरेडी विजिट कर रहे हैं, अभी भी उन्हीं इलाकों में हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है सिंध की? सर देखें पानी कल कितना होगा सीएम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पानी रिसीव तो हो रहा है। मैं भी यहाँ विटनेस कर रहा हूँ कि पानी कंपेयर टू जैसे मैं 2 हफ्ते पहले आया था, 10 दिन पहले था, तो उस वक्त तो पानी जितना निकासी हो रही है, कम हुआ है। अब पानी निकास हो रहा है सर। अब फिर दूसरा ये जिस एरिया में मैं इस वक्त हूँ ये सक्कर की साइड पर और लारकाना जा रहा हूँ, तो ये जो साइड है सर यहाँ का जो राइट साइड रिवर इंडस है, ये पानी जो है वो जाएगा सीधा मंचर और मंचर से फिर निकलेगा दरिया के अंदर। सही। दरिया पहले तो है ना दरिया की खुद की जो है वो लेवल बहुत ज्यादा ऊपर थी, अब वो दरिया रिसीव हुआ है, उसकी लेवल वाटर लेवल डाउन गया, तो ये पानी स्पीड से दरिया में जा रहा है। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। कासिम सर आप बहुत काम कर रहे हैं और यकीन करें मैं हर एक को ये कॉम्प्लीमेंट नहीं देती हूँ, बट सुपर लकी टू हैव यू इन आवर सिस्टम। सीरियसली थैंक यू सो मच। आपको हमेशा देखा है कि आप खिदमात कर रहे होते हैं। प्लीज विद अ प्रॉमिस कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। आप ख्याल रखेंगे अपना तो बकिया लोग अपना ख्याल रख सकेंगे। थैंक यू सो मच। हमें ज्वाइन किया था पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए सेहत कासिम सुमरो साहब ने। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से टेक्सटाइल फैक्ट्रीज की बात करें, बहुत बड़ा एक सेक्टर है पाकिस्तान की इकोनॉमी का कि रेड की हड्डी अगर हम कहें तो वो गलत नहीं होगी, और वो अफेक्ट हो चुकी है। 3 जहां शिफ्ट्स होती थी वहां पर 1 से 2 शिफ्ट्स हो गई हैं। लोगों की काम करने की तादाद, फैक्ट्रियां बंद, लोग बेरोजगार। पूरा ये जो टेक्सटाइल हमारा एक एरिया है ये अब डार्कनेस की तरफ जा रहा है। ये सैलाब की तबाकारियां भी हैं, डॉलर की ऊंची उड़ान भी है, जिसका हम ये नतीजा देख रहे हैं कि खासतौर पर जो मुल्क में 160 स्पिनिंग मिल्स हैं वो बंद हो गई हैं। और जैसे कि माया बता रही है तकरीबन 60% मिल्स में हजारों मजदूरों को जो काम है वो मिलना अब बंद हो चुका है, यानी कि वो बेरोजगार हो चुके हैं। ये बड़ी आम खबर है, मेरे ख्याल में इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। ये सूरत कितनी खतरनाक है, कितनी अलार्मिंग है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया रीजनल चेयरमैन एप्टिमा नवीद गुलजर ने। नवीद साहब को खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सर स्पिनिंग मिल्स का बंद होना खासतौर पर ये टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कितना नुकसानदेह, पहले तो ये बताइएगा सर। देखिए जो स्पिनिंग मिल है वो एक रीढ़ की हड्डी रखती है टेक्सटाइल सेक्टर में, जब क्योंकि हम लोग एक रॉ मटेरियल पैदा करते हैं जिससे पूरी चेन चलती है।
वो चेन जो है वो प्रोसेसिंग है, वो वीविंग है, वो गारमेंट्स की इंडस्ट्री है। अगर यान जो हम स्पिनिंग मिल बनाते हैं अगर वो कम हो जाएगा तो सारी की सारी चेन मुतासिर होगी, तो ये बहुत तबाहकुन इसके असरात होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन इस तरीके से हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। नवीद साहब, अगर ऐसे हालात रहे, एक तो हमें ऑलरेडी इतना बड़ा सैलाब का ये इतना बड़ा हमारे पास एक झटका नेचुरल कैलामिटी आई है हमारे ऊपर, लेकिन अगर ये बेरोजगारी अगर इस तरह हुई तो उसका क्या रिजल्ट होगा? बहुत भयानक रिजल्ट होगा, क्योंकि देखिए एक जो 25,000 स्पिंडल की मिल होती है वो 500 से 600 डायरेक्ट लेबर और 300 से 400 जो इनडायरेक्ट लेबर को रोजगार प्रोवाइड कर रही होती है। तो अगर ये बंद हो जाएगी, एक 25,000 स्पिंडल की मिल में तकरीबन 1000 लोगों का रोजगार वाबस्ता होता है, तो ये बहुत इसके खतरनाक असरात होंगे हमारी पूरी माशरे के ऊपर। सर, जिस तरीके से हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं, टेक्सटाइल सेक्टर की ओवरऑल अगर बात करें तो हम माजी में अभी देखते रहे हैं, अभी हम देख रहे थे कि बहुत अच्छा हमारा टेक्सटाइल सेक्टर परफॉर्म कर रहा था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, लेकिन ये अचानक अभी कोविड के बाद से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है और अब सैलाब की तबाकारियाँ और फिर इस तरीके से स्पिनिंग मिल्स का बंद हो जाना। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत को फौरी तौर पर क्या इकदाम उठाने होंगे, किस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रो कराने के लिए इकदाम उठाने होंगे ताकि ये जो बेरोजगारी हो रही है ये भी ना हो और टेक्सटाइल सेक्टर भी हमारा स्ट्रांग हो? देखिए जी, सबसे पहले तो रॉ मटेरियल है, हमारी रॉ मटेरियल कपास चाहिए होती है, तो फौरी तौर पर इसकी कोई दरामद का बंदोबस्त करना होगा कि हमें, ताकि ये इसकी शॉर्टफॉल ना हो। नंबर 2 जो है आप एनर्जी प्राइसिंग है वो कंपेटिटिव रखनी पड़ेगी कि दुनिया भर में एक ही प्राइस हो, पाकिस्तान में तकरीबन एक ही प्राइस हो ताकि हम कंपेटिटिव रह सकें। तीसरा चीज़ जो है आपको डॉलर के ऊपर कोई स्टेबल करेंसी के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन 1 रुपया बढ़े 2 रुपये बढ़े फिर कभी कम हो जाए। वी हैव टू हैव अ स्टेबल करेंसी ताकि लोग सोच सकें कि किस तरह आपने माल को अपना बेचना है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप क्या समझते हैं सर कि अगर हालात बेहतर होने की तरफ जाना चाहिए, सबसे पहले किस तरफ कदम उठाना चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए? देखिए, रोड मैप में सबसे पहले तो एनर्जी प्राइसिंग है, क्योंकि आपने जब हमारे सनतकार को पता होना चाहिए कि वो किस एनर्जी प्राइस को गिन के माल को बेच रहा है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि आपको जो है अपनी नई मंडियां हमें तलाश करनी पड़ेगी। दुनिया में एक रिसेशन है, दुनिया में ऑर्डर्स जो हैं वो बाहर से आने काफ़ी कम हो चुके हैं, वो उस रिसेशन को एड्रेस करना है। अभी भी अगर हम देखें ना, पाकिस्तान इज द मोस्ट कम्पिटिटिव कंट्री इन द वर्ल्ड, कि हमारी जो भी हम प्रोड्यूस बना रहे हैं दुनिया भर में सबसे सस्ती है। तो दुनिया में जैसे बिल्कुल जी। और सर खास तौर पर जिस तरीके से हम अपनी एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो टेक्सटाइल सेक्टर वो वाहिद सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स में हमें सहारा देता है। गवर्नमेंट इस बात पर बहुत फोकस करती रही है कि हमें अपनी इंपोर्ट्स कम करनी है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तो फिर क्या वजूहात है कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान इतना ज़्यादा नहीं दे रही कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस तरीके से तबाह हो रही है, चाहे सैलाब की तबाहकारियाँ हैं या दीगर इसमें अवामिल भी शामिल हैं। आप क्या समझते हैं फिर क्या करना चाहिए अगर एक्सपोर्ट को हमें स्टेबल करना है या एटलीस्ट बढ़ाना है ताकि हमारी मुल्क की इकॉनमी को थोड़ा सहारा मिले? देखिए, अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर भी एफएमआ में चीफ लेके आए थे। जो हुकूमत कर सकती है वो तो शायद मेरे ख्याल में वो कर रही है। इसमें काफ़ी डिमांड्स उनको दी गई थी कि किस किस तरीके से टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट को पाकिस्तान में बढ़ाया जा सकता है, और उन्होंने वादा भी किया था कि वो उसको देखेंगे। एक इसमें सेल टैक्स के अवामिल हैं, लोग पैसा जो है, लिक्विडिटी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ जाके फंस जाती है, वो निकलती नहीं है, लिक्विडिटी शॉर्टफॉल होता है। इसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने कई चीज़ों के वादे किए थे, तो वी होप कि अगर वो अपने वादों को पूरा करें तो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी इंशाल्लाह आ जाएगी। इंशाल्लाह। तो सर अगर वादों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है तो आप लोग इस वक्त खासतौर पर क्या कांटेक्ट में हैं, खासतौर पर कम्युनिकेट इस हवाले से कर रहे हैं कि ये बड़ी अलामी सिचुएशन होती जा रही है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए? नहीं जी, नहीं बिल्कुल 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 कांटेक्ट में है। मैंने आपको बताया ना, इसी जो पिछली सैटरडे को ही वो तशरीफ़ लेके आए थे, तो
हमारे जो बाकी मरकज़ी ओहदेदारान हैं दे आर इन कॉन्स्टेंट टच विद हुकूमत और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो वी होप हुकूमत का भी कुछ अमल दमल होगा, लेकिन ये मार्केट लॉसेस हैं, ये मार्केट की रिसेशन है। जैसे ही मार्केटें बाहर इम्प्रूव करेंगी, क्योंकि कई सीज़न होते हैं ना बाहर, तो एक सीज़न क्रिसमस का सीज़न होता है वो शायद हमने गंवा दिया है, तो वी होप कि स्प्रिंग के सीज़न में ऑर्डर आएंगे तो कुछ ना कुछ हिलजुल शुरू हो जाएगी। सर, अगर आवाम के समझने के लिए, ऑडियंस के समझने के लिए आप थोड़ा सा ये बता सकें कि पहले हमने डॉलर की ऊंची उड़ान की वजह से टेक्सटाइल सेक्टर को नुकसान उठाते देखा है, उसकी परसेंटेज कितनी थी, और अब जो सैलाब की तबाहकारियां हैं इससे कितने % तक नुकसान हो चुका है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, खासतौर पर स्पिनिंग मिल्स को? देखिए पहले सैलाब के ऊपर आ जाते हैं। सैलाब से पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे तकरीबन 10 मिलियन बेल पाकिस्तान में पैदा हो जाएंगी। अब USDA ने वो डाटा रिवाइज करके, जो यूनाइटेड स्टेट्स का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसने डाटा रिवाइज करके 5.5 मिलियन बेल्स कर दिया है। तो डेट मीन्स के तकरीबन 4.5 मिलियन बेल्स, अराउंड 40 to 45% जो है क्रॉप, उनका ख्याल है कि पाकिस्तान में ज़ाया हो गई है सैलाब की तबाहकारी की वजह से। ये बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर है कि अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा स्पिनिंग मिलों के ऊपर कैसे चल सकती हैं। और जो डॉलर है, आई स्टिल बिलीव कि डॉलर हैज़ टू बी स्टेबल, कि उसकी जो कमी बेशी है वो पैसों में होनी चाहिए रोज़। ये नहीं हो सकता कि आपने कोई चीज़ इंपोर्ट की हुई है और आपने गिन के बेचा हुआ है कि 220 रुपये का डॉलर छुड़वाऊंगा मैं, और जब वो चीज़ पाकिस्तान में पहुंचती है तो उसको आप 235-40 रुपये के डॉलर के साथ छुड़वा रहे होते हैं, तो वो ऑलरेडी अनकम्पेटिटिव हो गई होती है। तो इसमें वी हैव टू हैव अ स्टेबल करेंसी, ताकि आराम से आप अपना कारोबार कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच, आपने में ज्वाइन किया। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और ये वाकई माया जो हम सूरत देख रहे हैं ओवरऑल खासतौर पर स्पिनिंग मिल्स की, इस पर हुकूमत को बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है। सही बात है। छोटा सा वक्त लेते हैं, बिल्कुल छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ, और प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। और कुछ अभी हमने जिक्र किया सैलाब की तबाहकारियों का और उससे कितना हमारा टेक्सटाइल सेक्टर को नुकसान हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ नुकसान और भी बहुत सारा हो रहा है। अमेरिकी करेंसी की मुसलसल ऊंची उड़ान हम माया देख रहे हैं, डॉलर मुसलसल ऊपर जा रहा है, वो कितना ऊपर जा रहा है ये हम बताना चाह रहे हैं आज खास तौर पर, क्योंकि इंटरबैंक में डॉलर गुज़िश्ता रोज मजीद ₹2.40 महंगा होकर 234 रुपए 32 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपए इजाफे से 240 रुपए का हो चुका है। आप डॉलर की बात करें सर, यहाँ तो सोने के भी जो भाव हैं वो आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। सोने वो तो भाव तो कम ही हो गए, वो तो बंदे को टेंशन से नींद नहीं आती ना, लेकिन ये जो सोना है बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अगर हालांकि बैनुल अक़वामी अगर मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत में कमी आई है, ठीक है, सिर्फ सोना और डॉलर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में दीगर चीजों के दाम भी बढ़ गए हैं। हम ऑब्वियसली कौन सी ऐसी चीजें इसके पैसे नहीं बढ़े, किसके दाम नहीं कौन सी चीजें सस्ती हुई है? हर चीज महंगी हो रही है, हर चीज महंगी हो रही है। खाने पीने की अशिया की बात करें या दीगर कुछ भी आप खरीदने जा रहे हैं, मोबाइल फोन खरीदने जा रहे हैं, हर चीज महंगी होती जा रही है। बेसिक्स तो महंगी है ही, वो तो मुसलसल महंगी हो रही है। तो इसमें शिद्दत जो आ रही है खासतौर पर पाकिस्तान में दीगर चीजों के दाम बढ़कर महंगाई में शिद्दत आ रही है। इन्हीं हालात पर और मुल्की मईशत पर हमें बात करनी है कि आवाम के लिए अब कितने मुश्किल हालात होने जा रहे हैं। इसी पर हमें ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात नजीब साहब ने। खाकान साहब, आपको खुशामदीद करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सर, सबसे पहले तो बताइएगा, डॉलर एक बार फिर उड़ान भर रहा है और मुसलसल ऊपर जा रहा है। हम देख रहे थे कुछ दिनों में ये नीचे आया था, लेकिन क्या वजूहात है, एक बार फिर डॉलर क्या फिर 250 क्रॉस करने जा रहा है? शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस थी हमारी काफी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी टू बी ऑन योर शो। देखें, एक तो जब IMF प्रोग्राम हुआ तो उसकी उम्मीद यही थी कि उससे जो स्टेबिलिटी है अक्रॉस जो सारे मैक्रो इंडिकेटर्स हैं हमारे, उनमें आ जाएगी।
रुपए की कदर में भी आपने देखा कि एक बेहतरी आई और रुपया जो था वो 214 रुपए तक आ गया। बट आफ्टर द IMF प्रोग्राम कई ऐसी चीज़ें हुई जिनसे हमें उम्मीद ज़्यादा थी कि बेहतरी की तरफ जाएंगी। फॉर एग्जांपल हमें ये उम्मीद थी कि जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, चाहे वो UAE हो, सऊदी अरेबिया हो, वो कतर हो और चाइना हो, उनसे इमीडिएटली फंड्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, अब वो इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं और इट विल टेक टाइम। इसकी वजह से जो आपकी सप्लाई ऑफ डॉलर्स है और जो आपकी डिमांड ऑफ डॉलर्स है, इसमें एक फ़र्क आ रहा है। इस फ़र्क की वजह से ये आप देख रहे हैं कि रुपए पे एक प्रेशर है जो चल रहा है। अब आप ये अनसर्टेनिटीज़ को इसमें ऐड कर लें। अनसर्टेनिटी से मतलब है कि आप पाकिस्तान में फ्लड्स की सिचुएशन क्रिएट हुई, एक पॉलिटिकल भी अनसर्टेनिटी है। फिर आप देखें कि एक स्मगलिंग का आंसर है। फ्लड्स की वजह से भी हमें ज़्यादा डॉलर्स की ज़रूरत है। क्यों है? अगर कॉटन की क्रॉप डिस्टर्ब होती है और 1 से 1.5 अरब डॉलर और लगाना पड़ता है, तो दैट मीन्स कि हमें ज़्यादा डॉलर्स की ज़रूरत है। सो डिमांड वहाँ पे बढ़ी। अब आप स्मगलिंग का आंसर ये देखिए कि एक अफगान हम जब ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे एक स्मगलिंग का आंसर आ रहा है। तो एक ओवरऑल जो डॉलर की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है और जो रुपए की कदर में कमी है, इसकी बड़ी वजह ये है। और ये सारी वजूहात हैं जो हमने आपके सामने रखी हैं। तो अब करना यह है कि हमें हर सूरत लेकिन जनाब ये देखिए ना खान साहब, इंक्रीज करना है। जी इंक्रीज करना है अपनी सप्लाई ऑफ डॉलर्स को, इंक्रीज करना है सप्लाई ऑफ डॉलर। बिल्कुल ठीक है। लेकिन खान साहब आप ये देखें ना, आलमी मार्केट में तेल सस्ता हो, सोना सस्ता हो, उसका कहीं भी रिफ्लेक्शन पाकिस्तान में नजर नहीं आता। अब कल की भी ऑब्वियसली वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि जी जितने भी सैलाब मुतासरीन हैं उनके 2 माह के जो है वो बिल्स भी उन्होंने माफ किए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि IMF ने नाक से लकीरें निकलवाई हमारी। मतलब इस तरह की बात है, तो पाकिस्तान में उसका क्यों नहीं रिफ्लेक्शन नजर आता? जी अकॉर्डिंग टू यू। जी आपने अच्छी बात की है और ये सही बात है कि ब्रेंट और प्लैट्स जो सिंगापुर का है और जो ब्रेंट इंटरनेशनल कीमत है, इसमें 8 से 10% की कमी आई है। तो आपको इसका रिफ्लेक्शन पाकिस्तान में दिखाई देना चाहिए। इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं कि क्यों नहीं दिखाई दे रहा। एक तो वजह यह है कि जब रूपी वीकन होता है तो आपने रुपए में पेमेंट करनी है एक चीज की जो डॉलर्स में परचेज हो रही है। सो ऑब्वियसली आपको एक बढ़ी हुई कीमत आती है। सो आप निगेट कर देते हैं जो इम्पैक्ट है सस्ता होने का। दूसरी एक ये भी वजह है कि इस वक्त आपको दोनों एमओ गैस यानी कि पेट्रोल पर और डीजल पर एक PDL पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगानी है, जिसका आपने 850 अरब की कलेक्शन सालाना करनी है जो IMF के साथ तय हुई है। सो वो बढ़ी हुई है, मेरा ख्याल है इस वक्त 20 से 30 रुपए पेट्रोल पर है, इसी तरह का डीजल पर बढ़ानी है। सो ये 50 रुपए तक लेके जानी है। सो ये तीनों जो वजूहात हैं ये मिलकर आपके सामने ये कीमत रख रही हैं। पर मुझे उम्मीद है कि हम कोई IMF के साथ जब दोबारा बातचीत करेंगे तो हमें उनको बताना पड़ेगा कि जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, मेरा मतलब यह है कि जो आ रही है कॉस्ट्स के बढ़ने से एक इन्फ्लेशन आ रही है, उसको कंट्रोल करने के जो मेजर्स हैं वो हमें उनके सामने रखने पड़ेंगे। खाकान साहब, IMF की बात तो हम देख रहे हैं, खासतौर पर IMF से हम कर्ज लें, बेल आउट पैकेजेस लें। सर हम दलदल में जा रहे हैं मुसलसल। जिस तरह डॉलर बढ़ता जा रहा है उस तरह ही हमारा कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। हमारी एक्सपोर्ट हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं। पहले हमारा कोविड के कुछ इश्यूज थे, अब सैलाब की तबाहकारियों की वजह से हमारा टेक्सटाइल सेक्टर तबाह है, हमारा एग्रीकल्चर तबाह है। तो जो हम सोच रहे थे प्रोडक्टिव होने का कि अगर IMF से लोन हमें मिल भी जाता है तो अपने सेक्टर्स को मजबूत कर सके, वो मजबूती तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारे मुसलसल इंपोर्ट्स में फिर इजाफा हो रहा है और एक्सपोर्ट्स में कमी आ रही है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को पे किस तरीके से कायम किया जा सकता है? सो ये आपने बहुत अच्छी चीज सामने रखी है और ये हमारा कलीदी मसला है जिसको हमें देखना है। देखिए IMF के पास जाना और 1.17 अरब डॉलर हासिल करना, और इसी तरह जैसे मैंने कहा कि बाकी फ्रेंडली कंट्रीज, वर्ल्ड बैंक, ADB, कमर्शियल लोनिंग, इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट्स, इनसे ये रकूम हासिल करना आपको एक ब्रीदर देता है, यानी कि आपको एक स्पेस देता है जिसमें आपने अपने कलीदी जो मेन मसाइल हैं आपके, जिसमें नंबर 1 आपकी प्रोडक्टिविटी का मसला इस वक्त है एनर्जी सेक्टर एफिशिएंसी। नंबर 2 आपका मसला है कि आपकी एग्रीकल्चर यानी कि ज़राई आउटपुट जो है, जो यील्ड्स हैं, वो दुनिया से बहुत कम है, इस वजह से महंगाई होती है। और तीसरा आपका सबसे बड़ा मसला यह है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की शरह मुल्क में बहुत कम है।
आपको यूज करना है इस ब्रीदर को अपने मसाइल को हल करने के लिए जो आपको इंटरनेशनली कंपेटिटिव नहीं होने दे रहे, जिसकी वजह से डोमेस्टिकली आपकी जो रेवेन्यू जनरेशन है वो कम है। चूंकि रेवेन्यू जनरेशन कम होती है तो आपको अपने स्पेंडिंग और बोरोइंग और जो आपकी अर्निंग है यानी कि टैक्सेस और स्पेंडिंग में जो गैप रह जाता है उसकी वजह से अर्निंग में आपको बोरो करना पड़ता है और आपका कर्जा बढ़ता है। और जब आपका रुपया भी गिरता है तो जो बैरूनी कर्जा है वो रुपए में बढ़ता है। अब ये कलीदी बात आपने सामने रखी है कि क्या हम इन मसाइल को हल करेंगे। देखिए, अगर नहीं करेंगे इस स्पेस में तो आई थिंक रियली आपको दुनिया ने भी बता दिया है कि वो आपको पैसे देने को तैयार नहीं है। मुझे तो बहुत तकलीफ हुई है ये जानकर के फ्लड्स सही बात है से $40 अरब का तखमीना है और आपको जो पैसे आए हैं वो इन हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी नहीं है। यूएन की भी अपील हुई, फ्रेंडली कंट्रीज ने भी के पास भी आप गए। मे बी हमें भी अपना नैरेटिव बनाना है, बट चूंकि अब आपको सामने ये चीज दिखाई दी है कि लोग आपको ये कह रहे हैं कि जो भी करना है वो आपने करना है और आपने इन 3 एरियाज ऑफ द इकोनॉमी जो है, एनर्जी को ठीक करना है, एग्रीकल्चर को ठीक करना है और आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है। अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो आप यकीन रखिए जिस क्राइसिस का आपने जिक्र किया, 2 बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के क्राइसिस 2018 में भी एक देखा और अब हमने 2022 में देखा। दिस इज रियली सीरियस। जो हमारी इंजन ऑफ ग्रोथ है वो खराब हो चुका है और उसको हमें ठीक करने की अशद जरूरत है। अशद ज़रूरत है, बिकॉज इस तरह के सिचुएशन और हालात हो रहे हैं इस वक्त। तो खान साहब, हमें इस वक्त समझ से बाहर नहीं आ रहा कि कौन सी चीज़ पर हम यकीनन जो है वो बात कर सकते हैं। इतनी डाइसी सिचुएशन में हाउ डू यू सी आर कमिंग 2023? सो 2023 इज लुकिंग टफ। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो चीज मुझे तशवीशनाक लगती है लोगों की तरफ से, जी, वो कीमतों में इजाफा है। ऑफ कोर्स देखें ना, अब 27% हमारी हेडलाइन इन्फ्लेशन है जो जनरल इन्फ्लेशन कहलाती है, CPI। पर इससे ज्यादा जो हमें तकलीफ दे चीज है, फ्लड्स आने से पहले भी हमारी जो फूड इन्फ्लेशन थी वो 40 से 45% पे चल रही थी। सो ये चीज निहायत ही तकलीफ दे है और इसका तदारुक करना जो है वो हुकूमत के लिए बहुत एफिशिएंटली करना पड़ेगा। इसमें हमें एक तो मैंने हमेशा लोगों के सामने रखा है, मैं आपके प्लेटफॉर्म पे दोबारा रखता हूं, अगर आप चाहते हैं कि बिजली की कीमत अगले 6 माह में कुछ कंट्रोल में रहे, इसका एक ही हल है कि आप कम से कम बिजली इस्तेमाल करें घरों में, दफ्तरों में, इंडस्ट्री में, कमर्शियल में। और हुकूमत को ये करना है कि कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी पे जाना है। मैं आपके सामने एक पेरिस की चीज रखता हूं। मैं अभी पेरिस में गुजर रहा था कि उन्होंने अपना आईफल टावर की बत्तियां जो हैं वो रात को गुल करने का फैसला किया है। ये सही बात है, इसलिए किया गया है, हाँ, एनर्जी की कंजर्वेशन और ऑप्टिक्स। कि अगर आपने अपना वो जगह जो सिंबल है आपका टूरिज्म का, जो सिंबल है इस चीज का कि पेरिस का सेंटर क्या है, उसकी अगर बत्तियां गुल कर दी हैं तो यू कैन इमेजिन दी सिविरिटी ऑफ क्राइसिस। पाकिस्तान में हम अपने कमर्शियल आई रिमेंबर खान साहब, आई हैव बीन ट्वाइस एम्बेसडर ऑफ WWF। यही चीज की थी, एक तो प्लांटेशन के ऊपर जोर किया था एंड देन ऑल्सो एनर्जी सेविंग। अब बाकायदा एक आवर मनाया गया था जहां पर आपने पूरी बिजलियां वगैरह बंद की थी, अपने घरों की, अपने दफातर की, अपने शहरों की। बट हम लोग क्यों नहीं कर पाते? लेकिन खाकान साहब, यहाँ पर मेरा एक सवाल आपसे, ये कंजर्वेशन तो इंपॉर्टेंट है लेकिन प्रोडक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए, ये बात तो आपकी कलीदी है। इंडस्ट्री को पूरी बिजली दें, 24 घंटे दें, पूरी गैस दें, 24 घंटे दें और उनको चलाएं ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकें। बट कमर्शियल, डोमेस्टिक और जो बाकी चीजें हैं, मैरिज हॉल्स, ये इन सब को कर्टेल करें। स्ट्रीट लाइट्स को 1 by 1 कर दें। मैं देखता हूं कभी कि आप ब्रिजेस पे से गुजरे, उस पे इतने बड़े बड़े साइन बोर्ड्स, I mean, हम इतना भी नहीं सोच सकते। मतलब एक हमारी 33 मिलियन बहन भाई जो हैं वो इस वक्त सैलाब की जद में हैं, 1400 जानें ज़ाया हो गई हैं, 12,000 से ज़्यादा इंजर्ड हैं, 9.5 लाख लाइफ स्टॉक डैमेज्ड है। हम ये भी नहीं सोच सकते कि हम अपने कमर्शियल एरियाज मगरिब के वक्त बंद कर दें ताकि पीक लोड में हमें अपने महंगे पावर प्लांट्स ना चलाने पड़े। अगर हम वो नहीं चलाएंगे तो बिजली का खर्च कम आएगा
और बिजली का खर्च ही नहीं कम आएगा, आपकी LNG बाइंग कम होगी, आपकी RFO बाइंग कम होगी, आपकी डीजल बाइंग कम होगी, आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बेहतर होंगे। आई मीन रियली हम अगर इतना भी नहीं कर कंजर्वेशन की तरफ जाना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन है नहीं। मेक्स सो मच सेंस। बट अगर इतनी सारी तलकीन हो रही है और इतना गाइडलाइन मिल रही है, उसके बावजूद भी हम अमल नहीं कर पा रहे, इनको सिर्फ बातें तो आई थिंक जो एक्सपर्ट्स हमारे शो में आते हैं फिर वो तो अपना काम करके चले जाते हैं, फिर हमारी जिम्मेदारी हम क्या समझते हैं और हमारा क्या टेक अवे होता है। बहुत शुक्रिया खाकान साहब, आपने प्रोग्राम में आए और आप हिस्सा बने। आज जो है अगर हम बात करें पाकिस्तान में हमारी मेहमान भी आने वाली, हमारी इंग्लैंड की टीम, और वो भी पहुंचने वाली, उसकी भी तैयारियां हो रही हैं, उसके हवाले से बहुत सारी बातें भी हो रही हैं कि क्या होगा, कौन खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा, कौन इंजर्ड है, कौन अभी तक मेरे ख्याल में हम वो एशिया कप के दुख से नहीं निकले हैं। माया ऐसा है कि नहीं है? अगर हम निकलना भी जाए तो हमें दूसरे को निकलने नहीं देते कि मत भूलो कि क्या हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एशिया कप फाइनल में शिकस्त के बाद से हम देख रहे हैं कि टीम कॉम्बिनेशन पर कई सवालात उठ रहे हैं, उठाए जा रहे हैं और बातें हो भी रही हैं कि मुख्तलिफ हलकों में वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए कई तब्दीलियों की जरूरत है। वो क्या तब्दीलियां करनी है, किस तरीके से करनी है, कौन से कॉम्बिनेशन चेंज करने हैं, क्या कुछ करना है, मिडिल ऑर्डर पे कितना काम करना है, बॉलिंग पे कितना काम करना है, टॉप ऑर्डर पे कितना काम करना है, ये सारी बातें की जा रही हैं और इम्कानात ये भी हैं कि वर्ल्ड कप और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड में काफी तब्दीलियां हो जाए। माया बिल्कुल ठीक है। सो आई थिंक वी हैव एन एक्सपर्ट टुडे टू टॉक अबाउट। बिल्कुल, हम पाकिस्तान टीम की मौजूदा पोजीशन क्या है और क्या तब्दीलियों की जरूरत है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर है सलमान बट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह जी, गुड मॉर्निंग। सलमान साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं फाइनल में हमने परफॉर्मेंस देखी, बल्कि ओवरऑल एशिया कप में देखी, चंद एक प्लेयर्स को छोड़ के हमारे मिडिल ऑर्डर की काफी प्रॉब्लम्स हैं और कई इश्यूज हमें नजर आए कॉम्बिनेशंस में भी। और अब हम देख रहे हैं आगे जो सीरीज आ रही है, वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके लिए काफी तब्दीलियों की बातें हो रही हैं। आप क्या समझते हैं अभी हमारी टीम कहाँ खड़ी है और क्या तब्दीलियां करना जरूरी है? देखिए, एक बात तो क्लियरली एविडेंट है कि आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो स्टेबल नहीं है, उसमें रोल्स डिफाइंड हैं लेकिन वो बड़े लिमिटेड हैं। द मोमेंट दे हैव टू प्ले फॉर लॉन्ग, जहाँ पे थोड़े ओवर ज्यादा होता है, इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, तो वो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे सिलेबस से बाहर कोई क्वेश्चन आ गया है। तो आई थिंक वहां पर हमें एक दो चेंजेस की डेफिनेटली जरूरत है। और उसके अलावा वी नीड प्रॉपर बैटर्स जो कि इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना जानते हो। यू कांट हैव 4 पीपल जिनका रोल ये हो कि वो 1-2 ओवर में आके 2-4 छक्के मारे। बिल्कुल, मैच खत्म करना होता है 2-4 छक्कों से, लेकिन मैच बनता जो पहला कंसिस्टेंसी से 40 स्कोर है वो बैट्समैनों ने करना है। सही बात है। बाबर और रिजवान के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर ये भी है कि नो कि अगर वो दोनों आउट हो गए तो पीछे कोई संभालने वाला, पूरी लाइन लग जाएगी। तो संभालने वाला नहीं है सर। ये भी तो देखिए ना, बाबर आजम पूरे टूर्नामेंट में बतौर जो है वो ओपनर परफॉर्म ही नहीं कर सके। अब आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब ये शुरू हो रहा है, हमारे मेहमान आ रहे हैं, अब इसमें क्या तब्दील करना चाहिए? बैटिंग ऑर्डर देखिए, एक ऑप्शन है ये कि वो 1 डाउन बैटिंग कर लें, लेकिन आई मीन एक बंदा 3 साल हो गए उसको कंसेक्यूटिवली 90% मैचेस में उसने रन, तो ये तो ड्यू होती है एवरेजेस के हिसाब से। ये ड्यू होता है कि आपका जो एक आध सीजन या एक टूर्नामेंट जो है वो खराब होना। आप देखिए विराट कोहली 3 साल के बाद सेंचुरी, टू एवरीवन। ट्रू, लेकिन ये है कि एक टीम में 1-2 लोगों पे नहीं, आपको कम से कम 4 से 5 लोग ऐसे होते हैं जो पूरी टीम को चला रहे होते हैं। सही बात है। तो हमारे यहाँ के बैट्समैनों में सिर्फ 2 लोग हैं और आई थिंक हमें उसका प्रेशर बांटना चाहिए। मेरा ख्याल है शान मसूद अच्छी ऑप्शन है, मेरा ख्याल है शोएब मलिक एक एक्सपीरियंस ऑप्शन है, उसके साथ कामरान गुलाम की तरफ आप देख सकते हैं बिकॉज वो 2 साल से बड़े रन कर रहे हैं। तो लेकिन हमने किसी को खिलाई नहीं, हम हल्की सीरीज में भी मेन टीम को खिलाते रहे, दूसरा कोई तैयार नहीं किया। और सलमान साहब, आप समझ रहे हैं मिडिल ऑर्डर का आप जिक्र कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में फिर चेंजेस बहुत जरूरी हो चुके हैं और ऑल्टरनेटिव्स को देखा जा सकता है, चाहे वो हैदर अली हो या आजम हो या इफ्तिखार का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है फिर आपको? देखिए भाई, इफ्तिखार जो है ना, ही वॉज एन ओपनिंग बैट्समैन, ही प्लेड फॉर द सेम डिपार्टमेंट, लेकिन पाकिस्तान टीम में जब से वो आए हैं उन्हें फिनिशर की तरफ उसको लगा दिया गया है, जो कि एक बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट है। वो मतलब उसको जो उसकी असल काम है उससे हटा के उसे मेक शिफ्ट बनाया गया है, जिसमें आई थिंक वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुए जितना वो एज एन ओपनर थे। तो फिर चलें हैदर अली साहब की बात कर लेते हैं। उनको लेकर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पा रहा, क्या वजह है? वो अभी तक कैप्टन का जो है वो गुड बुक्स में नहीं आ सके। रीजन बिहाइंड दैट अकॉर्डिंग टू यू? वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। नहीं, आई थिंक गुड बुक्स की बात नहीं है। आई थिंक ही वाज गिवन अ फेयर चांस। उसको एट अ स्ट्रेच कोई 15-17 मैच पाकिस्तान की टीम में खिलाए थे, बट आई थिंक ही वाज नॉट
ready, not fully mature to take the position. But yes, he is a good prospect. He has to score runs. देखिए वो भी बहुत आते ही बहुत खुला खेलते हैं, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप इतना खुला खेलते हैं तो अच्छी बॉलिंग जो है ना they will find weaknesses. So you need to have a good technique जिस पे काम होना चाहिए. सही बात है। सर फखर जमान के हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं, मौजूदा उनकी फॉर्म देखते हुए और फिर इंजरी, आप समझते हैं उनको आराम देना इस वक्त बहुत जरूरी हो चुका है और मुतबादिल लाना बहुत जरूरी हो गया है? बात आपकी ठीक है, लेकिन मुझे ये बताए ना मुतबादिल ऑप्शंस क्या है आपके पास? ऑप्शंस क्या है? बैकअप क्या है हमारा? द बिग क्वेश्चन इज कि हैव यू प्रिपेयर्ड पीपल? वो आपका जो डोमेस्टिक सिस्टम है 6 टीम्स का, जो कि 16 का होता था इसे 4 साल पहले, आपने उसको श्रिंक किया, आपने 700-800 प्लेयरों को घर भेज दिया कि जाओ आप लोग चले जाओ, आपकी जरूरत नहीं। सही बात है। नाउ यू आर लेफ्ट विद लिमिटेड ऑप्शन, और उसके अंदर भी प्रिपरेशन नहीं हो सकी, तो अनफॉर्चुनेट है। अभी तो आपको मेरे ख्याल फखर है, उसी को खिलाना पड़ेगा। शर्जील जो है वो बहुत अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन उनकी फिटनेस के इश्यूज हैं। मुझे नहीं पता कि क्रिकेट बोर्ड उनको लाता है या नहीं लाता। तो उसके अलावा शर्जील के अलावा कोई ऐसा फखर की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है आपके पास। तो फिर शर्जील और शोएब मलिक जैसे खिलाड़ियों की कितनी जरूरत है इस वक्त हमारी टीम में सलमान भट्ट साहब? जरूरत तो बहुत है, बिकॉज ये लोग अटैकिंग प्लेयर्स हैं। स्पेशली शर्जील जो है ऑस्ट्रेलिया में उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शर्जील जब से अपनी वो बैन के बाद वापस आए हैं, देयर हैज बीन काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यार इसको नहीं खिलाना। देखिए यार तो आप अगले को वापस ही ना लाएं, लेकिन अब वो आ गया है एंड इफ ही डिजर्व्स टू प्ले देन मेक हिम प्ले। अच्छा सर, जब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं खासतौर पे, तो हमारे बॉलर्स के पास पेस है, वहां की पिचेस तेज हैं, ऐसे में खासतौर पर अपनी लेंथ को कंट्रोल करना फिर बहुत जरूरी होगा बॉलर्स के लिए। देखिए जी, हार्ड लेंथ को हिट करना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में, पेस एंड बाउंस मिलता है, और वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास गॉड गिवन एबिलिटी है फास्ट बॉलिंग की। ये कोचेस कांट टीच पेस, तो ये तो हमें अल्लाह की तरफ से इनाम मिला हुआ है, और लड़कों ने बॉलिंग अभी भी अच्छी की है, बट हमें एटलीस्ट 160-70 रन करने के काबिल होना है, फिर हमारी बॉलिंग भी यूजफुल हो। राइट। देखते हैं आगे क्या हमारे क्रिकेट के लिए अपडेट्स होती हैं, बट डेफिनेटली आपको सुसरे पाकिस्तान में अपडेट रखेंगे। सिर्फ क्रिकेट नहीं, और भी बहुत सारी चीजों से शाहजेब हमायत कर रहे हैं, आपका इंतजार हमारे साथ रहेगा। बहुत शुक्रिया, शाहजेब हमायत कर रहे थे आपका इंतजार। और जहां हम बात कर रहे हैं हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लोगों के बेरोजगार होने की, फैक्ट्रियों के बंद होने की, इकोनॉमी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है, बल्कि यूं कहिए कि आमदनी जो है वो रुपया नहीं है, आमदनी 10 रुपया है। मतलब अगर तो खर्चा जो है वो 10 करोड़। जिसका रोजगार है भी माया, वो भी अपना रोजगार कैसे कर सकता है, उसका सर्वाइवल ही मुश्किल हो गया है। जब आपकी तनख्वाह 25 या 30 हजार रुपए हो, मैं बड़ा अच्छा सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ कि 25-30 हजार रुपए आपकी तनख्वाह और आपका 15 या 20 हजार रुपए बिल आ जाए, तो उसमें आप बचाएंगे क्या, खाएंगे क्या, रेंट कैसे देंगे, बाकी अपने खर्चे कैसे करेंगे। थोड़ी देर पहले खान साहब फरमा रहे थे कि जो 2023 यानी कि 2023 जो हमारा अभी शुरू होगा, वो इससे भी ज्यादा मुश्किलात का शिकार होगा। ये उनकी ऑब्वियसली एक प्रेडिक्शन है, अगर हालात ऐसे ही चलते रहे। लेकिन क्या हालात, जिस तरह शाहजेब ने कहा, एक आम इंसान जिसकी 20-25 हजार, जो बहुत आइडियल सिचुएशन हो, एक तो जिसकी जॉब लगी हुई हो, दूसरी जितना वो इस वक्त कमाता हो, तीसरा ये कि उसका खर्चा, उसकी जेब, उसकी बर्दाश्त और उसकी हिम्मत और उसके जज्बात सबसे ज्यादा हो, और उस पर उसके घर पर वो बिल आए जो उसको पता चले कि मेरे घर में ये चीजें, अशिया का इतना इस्तेमाल भी नहीं है, फिर भी बिल इतना ज्यादा। बहुत से लोग ये शिकायत कर रहे हैं हमारे घर एसी भी नहीं चलता, फिर भी हमारा 10 से 11 हजार रुपए बिल आ रहा है। तो मारूफ पाकिस्तानी गुलकार, अदाकार और मेजबान फखरे आलम भी बिजली बिलों पर हैरान है, जैसे हम सब लोग हैरान हैं। और उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर, ट्विटर पर एक बिल शेयर किया और के इलेक्ट्रिक से ये सवाल उठाया है कि 22 यूनिट्स का 10,000 से ज्यादा बिल कैसे आ सकता है। 22 यूनिट्स हैं क्या? 22 यूनिट्स तो वैसे ही गिर जाते हैं एक पंखा चलने से, तो 22 यूनिट्स गिरने से ये इतना सारा बिल कैसे आ गया? तो ये माजरा क्या है, ये हम फखरे आलम साहब से भी जान लेते हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। फखरे आलम साहब, ये किसका बिल शेयर किया था आपने ट्विटर पर?
जनाब ये मेरे ही घर का बिल है। ये एक फ्लैट है मेरा कराची में, और ये बंद पड़ा हुआ है पिछले बहुत सारे महीनों से, खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी तो मैं उस तरफ बात ही नहीं करने की तरफ आना चाह रहा कि एक बंद जगह का 22 यूनिट कैसे हो गया। चलें, उसके ऊपर एक अलग कहानी है, तो उसके ऊपर वो कह देते हैं कि जी नहीं, वो कभी कभार होता ये है कि आपकी कोई चीज प्लग इन रह जाए, तो वो घर ही खाली पड़ा हुआ है, उसमें कुछ प्लग इन होने वाली चीज ही नहीं है। तो एक तो ये होगी बात कि भाई 22 यूनिट का हुआ है। फिर ये 22 यूनिट को 11,000 रुपए अगर आप डिवाइड करें तो 500 रुपए का एक यूनिट आता है। अब इस पे कहा ये गया है, जो मुझे अभी तक ये इलेक्ट्रिक की तरफ से बहुत सारे लोगों ने मुझसे राब्ता किया और उन्होंने मुझे बड़ी चीजें समझाने की कोशिश की। उसमें से एक ये बताया कि जी देखिए ना, माजी में आपने जो है ये इस महीने में इतने हुए थे कंज्यूम यूनिट, इसमें इतने हुए थे, तो जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं उसकी जो है वो ये ब्रेकडाउन के अंदर जो है वो शमूलियत हुई है, तो उसकी वजह से आपका बिल जो है 11,000 आ गया। अगर इसकी मेरे ट्विटर पे आप जाएं तो आप देखेंगे कि इसी ट्वीट के कुछ 2-3-4 ट्वीट्स के बाद मैंने एक और 22 यूनिट का बिल इत्तेफाक से मिल गया, जो कि 1,000 रुपए का है इसी पीरियड के लिए। इसी पीरियड के लिए किसी और की प्रॉपर्टी का 22 यूनिट का बिल जो है वो 1,070 रुपए इस तरह करके, वो भी मेरे तस्वीर लगाई हुई है। और तो क्या उनको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं लगे? नहीं, उनका ये कहना है कि उनको माजी में उनके चूंकि इतने यूनिट नहीं इस्तेमाल हुए थे। बहरहाल वो तो चले अपनी जगह हो गया मामला सारे का सारा। सवाल ये पैदा होता है कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस का हिसाब किताब क्या है। तो जब मैंने ये सवाल पूछा तो मुझे ये इलेक्ट्रिक वालों ने उसका जो अभी तक समझाया है, बयान ये किया है उन्होंने कि जनाब ये तो कानूनी जवाबित के मुताबिक तय किया जाता है। नेपरा जो है इसके अंदर वो फैसला करता है, इसका एसआरओ जारी किया जाता है। उस एसआरओ के तहत हमने वो एसआरओ वेबसाइट पे लगाया, आप देख लीजिए जाके, हमने कोई गलत काम नहीं किया हुआ, ये नहीं किया हुआ। बुनियादी तौर पे मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जितने पाकिस्तान में, चूंकि मुझे बुरा ये मैं देखें मैं खुद एक ओवरसीज पाकिस्तान, मेरे लिए ये बिल कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस इंसान की तनख्वाही 50,000 रुपए हो और उसको 30,000 रुपए का बिल आप थमाना शुरू कर दे, तो वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगा, घर अपना कैसे चलाएगा? और ये कौन सा ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज का हिसाब किताब कैसे हो रहा है? मेरा सवाल है कि कैसे हो रहा है ये एडजस्टमेंट का हिसाब किताब? अगर आप ये कह रहे हैं कि जनाब फखर भाई, नॉट ओनली आम आदमी, सॉरी टू कट यू, आपकी बरादरी के सो मेनी पीपल फ्रॉम द सेम फ्रेटर्निटी, हमारे शोबिज के कितने लोग हैं जिनके पास अभी काम नहीं है लेकिन बिल उनके घर में वही आ रहा है, उनके लिए भी तो कितना बड़ा चैलेंज होगा। अरे भाई आप ये छोड़ दीजिए कि उनके पास काम नहीं है और उनके घर में बिल वही आ रहा है, मुझे जरा उसका जवाब दीजिए कि जिनके घरों में बिजली नहीं आ रही, 8-8 घंटे की लोड शेडिंग होती रही है ये बीच में, जिसकी फ्यूल एडजस्टमेंट ले रहे हैं, उतने ही महीने का बिल ले रहे हैं, वो कैसे आ रहा है उनका बिल? इसका कौन जवाब देगा मुझे जरा ये समझाए ना। मैं तो ये, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना है कि जब आप 22 यूनिट इस्तेमाल, आप फर्ज करें आपने पिछले माह बिजली इस्तेमाल की भी है, लेकिन आप इस माह से 22 यूनिट इस्तेमाल कर भी रहे हैं, फर्ज करें 30 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका बिल उतना ही आना चाहिए जितनी आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि अगर आप चाहें भी कि आप सेव कर सकें, एक महीना अपने पैसे बचा सकें, तो आप नहीं बचा सकते, क्योंकि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में ये कर दिया जाएगा। मैं इसको थोड़ा और आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जरा कंज्यूमर राइट्स को समझने की जरूरत है। कंज्यूमर का मतलब, कस्टमर का मतलब है, कस्टमर के बड़े हकूक होते हैं पूरी दुनिया के अंदर। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, जो बात मैं आपके होटल में आता हूँ आज और मैं आके 3 रोटियां खाता हूँ, 5 रुपए के हिसाब की एक रोटी आज है, मैं 15 रुपए आपको देता हूँ और मैं चला जाता हूँ। उसके बाद अगले दिन मैं आपके होटल में दोबारा आता हूँ और मैं सोचता हूँ कि भाई 5 रुपए की मैंने कल रोटी खाई थी, तो 5 रुपए के हिसाब से मैं आज रोटी खा लेता हूँ। होटल का मालिक कहता है नहीं, आज 7.5 रुपए की रोटी है। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं 7.5 रुपए की रोटी के हिसाब के जो है वो लगाकर मैं कहता हूँ यार मैं 3 रोटी नहीं खाता, मैं 2 रोटी खा लेता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद मुझे अचानक होटल का मालिक जो है वो कहता है कि यार वो जो कल तुमने 3 रोटियां खाई थी ना, बाय द वे हमने उसका आटे का हिसाब अब निकाल लिया है, तो वो जो रोटियां थी वो एक्चुअली 10 रुपए की एक रोटी थी, तो कल के तुमने जो हमें सिर्फ 5 रुपए के हिसाब से 3 रोटियों के पैसे 15 रुपए दिए थे, तो तुमने 15 रुपए अभी और देने, तो एक तो वो कल के 15 रुपए दे दो और आज के रोटी जो है ये तुम खा लो। तो मुझे एक चीज बताएं, इन्हीं रोटियों के पैसे हम सब लोग दे रहे हैं फखर भाई, कंज्यूमर के साथ नहीं, किस तरह आप दे सकते हैं? ये हो ही नहीं सकता, ये कानूनी तौर पे ये बात जो है हो ही नहीं सकता, बात है मुआशरती तौर पे, इखलाकी तौर पे एथिकली इनकरेक्ट है कि आप किसी को एक चीज बेच रहे हैं और उसकी कीमत का तयन आप उसकी कंजम्पशन के बाद, या तो आप मुझे पहले बता दें कि जनाबे वाला आप जो रोटी खाएंगे आज वो 15 रुपए की होगी, तो मैं फिर अपनी जेब के मुताबिक कहूंगा कि अच्छा यार फिर मैं आज सिर्फ एक ही रोटी खाता हूँ,
मैं 3 रोटियां अफोर्ड नहीं कर सकता। आप या तो ये पहले बताएं कि जनाब आपसे जो आने वाला बिल है उसमें आपको इस रेट के ऊपर आपसे जो है वो कानूनी तौर पे हम चार्ज करेंगे, क्योंकि इतना महंगा पिछले हमने जो दरामद किया है तेल जिससे हम बिजली पैदा कर रहे हैं वो बहुत महंगा आ गया है, तो इसलिए आपका यूनिट ये होगा। तो उसके नतीजे में होगा क्या कि आप, मैं, देखने वाले हमारे जो दोस्त हैं वो कहेंगे अच्छा यार, घर में अपने बीवी बच्चों को कहेंगे कि यार एसी नहीं इस्तेमाल करने से, एक कमरे का एसी चलेगा यार, सिर्फ शाम को रात को सोने के लिए एसी इस्तेमाल होगा, बिजली के जो बाकी चीजें हैं उनको चीजों को बंद किया जाए, तो फिर आप मैनेज करेंगे ना। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नहीं, हम अगले हफ्ते आपको अगले बताएंगे, वो जब नेपरा हमें बता देगा। अच्छा, नेपरा का जो मैंने पूरा उनसे सिलसिला पूछा तो मुझे के इलेक्ट्रिक ने एक बड़ी अजीब सी बात बताई। उन्होंने कहा जनाब वो नेपरा वाले जो है पब्लिक हियरिंग भी करते हैं। मैंने कहा अच्छा, पब्लिक हियरिंग होती है? जी, जिसमें अवाम आकर अपना जो है वो मौक़िफ़ सामने पेश कर सकती है। आज तक आपने सुना है कभी किसी को पब्लिक हियरिंग में जाते हुए कि हमें कि पब्लिक हियरिंग भी है? अब ये भी आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ कि मैंने जब से ये मामला हुआ तो मैंने बहुत सारे जगहों पे फोन घुमाने शुरू किए अपने दोस्तों से जो एनर्जी सेक्टर में है, जो पाकिस्तान से बाहर। इनफैक्ट मेरे कॉन्टैक्ट्स उसमें कुछ केनिया के मेरे पावर के दोस्त निकल आए हैं, इसमें पावर सेक्टर में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई कंज्यूमर राइट्स बहुत बड़ी चीज है। कंज्यूमर राइट्स में सबसे बड़ी ऑब्लिगेशन जो पावर सप्लायर को या डिस्ट्रीब्यूटर को होती है वो ये होती है कि उसने आपको 24 घंटे अनइंटरप्टेड कांस्टेंट फ्लो के साथ बिजली देनी है, और अगर उसकी बिजली में फ्लक्चुएशन हो और आपके घर की अशिया को नुकसान हो तो वो भी उसकी जिम्मेदारी है कि वो नुकसान पूरा करे। तो हमारी तो हर वक्त बिजलियां फ्लक्चुएट होती रहती हैं भाई, पूरे पाकिस्तान के अंदर सबकी घरों के एसी और टीवी और पता नहीं क्या कुछ जलते रहते हैं, होता है कि नहीं होता? तो पहला तो यहाँ पे एक तो ये होता है, किसका काम है इसको प्रोटेक्शन देना, कंज्यूमर को, आवाम को प्रोटेक्शन देना? रेगुलेटर का। रेगुलेटर कौन है? नेपरा है। नेपरा ने आज तक कभी इसके ऊपर किसी से सवाल किया हमें बताएं किधर लेकर आए? अच्छा, फिर के इलेक्ट्रिक ने कहा कि हमारा कसूर नहीं है, हमें तो जो कानूनी तौर पे एसआरओ आ गया हमने उसको तहत कर लिया और हम तो जो है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ये जो टैक्सेस लगाए गए हैं ये भी हुकूमत करती है, हुकूमत के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि इसको सही तरीके से करे, और हमारे जो कस्टमर्स और कंज्यूमर्स हैं वो बड़े सख्त जो है इस वजह से तकलीफ में रहते हैं और हमें बड़ा दुख है। मैंने कहा के इलेक्ट्रिक, आप लोगों ने बड़ी कमाल की बात बताई है मुझे, अगर आप लोग इतना ख्याल करते हैं अपने कंज्यूमर्स का और आपको इतनी फिक्र है अपने कंज्यूमर्स की, तो बराए मेहरबानी आपने यकीनी तौर पर नेपरा को खत लिखा होगा ना, और हमारे बिहाफ पे आपने फाइट किया होगा अगर आपको इतनी हमसे मोहब्बत है और इतना ही आपको हमारी फिक्र है, और आपने कहा होगा कि जनाब देखें आप अपना तरीकाकार सही करेंगे तयन करने का कि प्राइस क्या दी जाएगी, इसके पहले से बताया जाए कंज्यूमर का। अगर ऐसी कोई आपने बात की है और आप इतना बड़ा इदारा है और इतने रिस्पॉन्सिबल इदारा है तो इसकी कोई ना कोई दिक्कत पड़त तो होगी ना, कोई ऑफिशियल खतूत तो होंगे, तो वो हमारे साथ पब्लिकली शेयर कर लीजिए ताकि आवाम को ये तसल्ली हो जाए कि के इलेक्ट्रिक जो है वो आवाम के साथ खड़ी है। हमें दिखा देना वो सारे कागज, ठीक है? तो लेकिन उन्होंने मुझसे बस बुनियादी जवाब आया। वाकिब भाई, यू हैव बीन डूइंग सो मच सिंस आपका ट्वीट के बाद से इतनी हैपनिंग हो चुकी है ये खबर, एंड एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, यू हैव शेयर्ड योर बिल, बट उसके बाद हुआ क्या? एनी रिस्पॉन्स? उन्होंने कहा कि जी नहीं देखें ये फ्यूल एडजस्टमेंट है, इसमें हमारा वो नहीं है। मैंने कहा जी मुझे फ्यूल एडजस्टमेंट का चले मैथमेटिकल इसका जो फॉर्मूला है वो बताएं। बड़ी सिंपल सी बात है, आप कह रहे हैं कि तेल दरामद हुआ, महंगा दरामद हुआ था, इसकी बिजली जो पैदा की वो महंगी की गई। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वो बिजली के यूनिट्स जो आपके और मेरे घर में आए उनके लिए जो तेल दरामद हुआ जो आपने बाहर से इंपोर्ट किया, डॉलर एक तो रुपये की कदर में कमी आई और डॉलर उधर तेल बहुत महंगा हो गया था, तो आपने वो कौन सा हिसाब लगाया जिससे मुझे ये कंफर्म हो कि जो बिजली के यूनिट मेरे घर में आए थे वो उसी तेल से निचोड़े गए थे जिस तेल को आप 130 उसी तेल से बनी थी, निचोड़े गए थे जो आप $90 पे लेकर आए थे पाकिस्तान के अंदर, कहां से वो बिजली आपने निकाली थी? इसका मुझे बताएं कौन हिसाब देगा? और ये क्या अजीब बात है कि जब आपने फ्यूल एडजस्टमेंट करनी होती है कि आप कहते हैं कि बड़ा महंगा आया है तेल, तो हमने जहां से बिजली निचोड़ी है वो बहुत हमें महंगी पड़ी है, तो उसका जब आप हिसाब मुझसे लेते हैं तो आप उसकी पुरानी जब चार्जेस देते हैं तो आप ₹8, ₹10 और ₹11 लेते हैं, और जब तेल जो है 130 से आके $80 में गिरता है तो उसके गेम से आप मुझे कहते हैं कि हम बिजली कम करेंगे या उसका क्रेडिट आपको देंगे, तो वो ₹1.90 या ₹2 होता है। ये कैसे हिसाब बन जाता है? फिर ये कैसे हो जाता है कि वो जाते वक्त जब आपने फखर आलम साहब जिस तरीके से आपने ये सवालात उठाए हैं, जिस तरीके से आपने एक प्रेशर बिल्ड किया है किसी भी इदारे से सवालात करना अपने राइट्स के बारे में, कंज्यूमर राइट्स के बारे में, अगर ये हर शहरी शुरू कर दे, नहीं अगर ये हर शहरी शुरू कर दे तो फिर एड्रेस करना, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाना भी पॉसिबल हो सकेगा। लेकिन होता ये कि हमारे बहुत सारे लोग खामोश रहते हैं, वो समझते शायद हमने जितनी बिजली इस्तेमाल की उतना ही बिल आया है, यहां तक कि वो अपने बिल चेक तक नहीं करते। आप उनको खासतौर पर क्या कहना चाहते हैं? लोगों को अपना बिल चेक करना चाहिए, अपने आपको पता होना चाहिए कि आपका एक यूनिट कितने का है, आपके पास आपकी जो बिजली इस्तेमाल हुई है उसका बिल कितना बनता है, आप कंप्लेंट भी फाइल करें अगर उससे ज्यादा आ रहा है तो।
जी बिल्कुल, मैं देखिए उसने पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक के लिए मैं ये वो सुन रहे होंगे उनके दोस्त, मैं एक तो अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने मुझे एंगेज किया, उन्होंने मुझसे मुख्तलिफ उनके लोगों ने मुझसे राब्ता करना शुरू कर दिया और इसके ऊपर मुझे उन्होंने बड़ी वजाहतें और एक्सप्लेनेशन दी, लेकिन वो चक्कर ये कि उससे और सवालात पैदा होने शुरू हो गए। और अभी तो ये सिर्फ मैं तो ये इलेक्ट्रिक तक महदूद और नेपरा तक महदूद रख रहा हूँ इस गुफ्तगू को, क्योंकि जब ये आगे निकलेगी बात तो फिर ये बात ये निकलेगी कि तेल महंगा क्यों आया पाकिस्तान में, क्यों नहीं हमने पहले प्राइसेस लॉक की हुई थी, या क्यों नहीं हमारे पास ऐसे हमारे वो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए जिससे कि हम अपने आप को, अपने कंज्यूमर को और अपने आप को सिक्योर कर सकें। क्यों ऐसा हुआ है कि क्या हमने माजी में अखबारों के अंदर ये खबरें या आपके जैसे चैनल्स के ऊपर ये खबरें नहीं सुनी कि जनाब बहरी जहाज आया हुआ है तेल लेके, लेकिन उसको बाहर रोक दिया गया है ताकि कीमत में इजाफा हो जाए तो फिर उसको पाकिस्तान की हदूद के अंदर लाया जाए और उसको पानी यहाँ उतारा जाए तेल को, कि किसी ने सस्ता तेल खरीदा था लेकिन वो वेट कर रहा है कि यहाँ पे महंगा। यानी कि ये बहुत सारे, मैं वो बता रहा हूँ आपको, ये वो पेंडोरास बॉक्स है कि अगर ये खुल गया तो इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो बिल्कुल हो जाएंगे। लेकिन मैं उस तरफ जाना नहीं, बात बहुत दूर तक जाएगी। कंज्यूमर राइट्स, जी मैं बिल्कुल सही कंज्यूमर राइट्स वाली बेसिक बात कर रहा हूँ कि कंज्यूमर राइट्स में आप सबका हक है, आप अपने बिल को पढ़ें। बिल्कुल आपको फ्यूल जो ये लग रहा है चार्ज एडजस्टमेंट बोलिए, फ्यूल एडजस्टमेंट, इस पे सवाल उठाए कि ये किस फॉर्मूले के तहत लग रहा है। ये कह देना महज कि यार ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज है, बिल के पीछे लिखा होता है भाई, और इसका SRO भी आया हुआ है, वो तो ठीक है, मगर किस हिसाब से। और नेपरा से मैं ये चाहता हूँ कि वो ये किस हिसाब से पब्लिक हियरिंग करती है, और ये कंज्यूमर का हक है फखर भाई, किस वक्त करती है। जी बिल्कुल, ट्रू दैट, बिल्कुल सही कह रहे हैं फखर आलम हमारे साथ थे। और थैंक यू फखर भाई, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं भाई, अपने बिल को पढ़ें। आपका सवाल हक है, कंज्यूमर के ग्लोबली बहुत राइट्स होते हैं, उन राइट्स को जानना, सवाल करना हमारा हक है, और हम क्यों नहीं अपने हक का इस्तेमाल करते हैं। हम डरते किस बात से? हमें पहली बात है कि अब तक हमने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। बहुत शुक्रिया फखर आलम हमारे साथ मौजूद थे, उनके एक बिल ने सबके दिल हिला दिए। तो मेरा ख्याल है कि अब कुछ ना कुछ सवालात उठेंगे तो जवाबात भी मिलेंगे। डेफिनेटली एक्शन का रिएक्शन होता है। लेकिन अब बात करते हैं वापस सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से। बहुत शदीद हमारे एंड्स जिसमें हमारा मवेशी है, हमारे लोग, हमारा इकोनॉमी, हमारे फाइनेंशियल, हम हर तरह से हिल चुके हैं। ये इस तरह का हमें दचका मिला है जिससे हमें संभलने में बड़ा वक्त निकल जाएगा और बहुत वक्त लग भी जाएगा। इंसान अपने लोग बेघर हो गए, कारोबार बंद हो गए, अपने चले गए, वो दुख अलग है, घर बह गए पूरे। जिस तरीके से इस वक्त हम देख रहे हैं वजीर आजम भी जा रहे हैं, डिफरेंट लीडरान भी जा रहे हैं, वो अपनी तमाम पॉलिटिकल चीज़ों को साथ करते हुए एक्टिव होने के बावजूद जाकर देख रहे हैं, लेकिन एक जानिब तवज्जो नहीं दी जा रही। सैलाब से मुतासर इलाकों में लाखों मवेशी भी खतरे में हैं जो बच गए हैं। सैलाब के हवाले से अगर मवेशी सैलाबों में जो बह गए वो मौत के मुंह में तो चले गए, लेकिन उसके बाद जो बच गए उनको कैसे बचाया जाए, उनको कैसे सेव किया जा सकता है। कल वाली बच्ची आई थी हमारे साथ, हेरा और उनकी बहन, लेकिन वो तो बच्चे हैं ना, इंडिविजुअली अपना एफर्ट इंडिविजुअली है, क्या करना चाहिए बड़े, लेकिन अब बड़े स्केल पर क्या करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम नुकसान देख रहे हैं सिंध में, इंटीरियर सिंध में, बलूचिस्तान में, लोगों के मवेशी बह गए हैं, मौत के मुंह में चले गए हैं, वो मर चुके हैं, लेकिन जो जिंदा हैं उनको किस तरीके से बचाया जा सकता है, क्योंकि पानी की वजह से उनको चारा नहीं मिल पा रहा, वो भूख से जो है वो उनकी अमवात हो रही हैं। किस तरीके से हैंडल की जा सकती है सिचुएशन को, ताकि एटलीस्ट उनका जो, क्योंकि जाहिर है गांव में हम खासतौर पे देखते हैं माया, इन तमाम इलाकों में उनकी पूरी जिंदगी का इन्हिसार ही इन जानवरों पर होता है, इन मवेशियों पर होता है। जो बच गए हैं और जो जिंदा हैं, जिनको बचाया जा सकता है, उनको कैसे बचाया जाए, बिल्कुल यही समझने के लिए हमने राब्ता किया, उनकी जिंदगी कैसे बचानी है। हमारे साथ मौजूद है वेट डॉक्टर आतिफ, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब मदीद करेंगे आपको सवेरे पाकिस्तान में, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। अस्सलामुअलैकुम जी, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। सर, सैलाब से मुतासर इलाकों में हम इंसानी जिंदगी तो खतरे में देख रहे हैं और बहुत जानें ज़ाया भी हो चुकी हैं, लेकिन ऐसे में हम मवेशियों के भी बहुत बड़ी तादाद में नुकसान देख रहे हैं। इनको बचाने के लिए अब जो वहां पर पानी में फंसे हैं, जिनको खुराक नहीं मिल पा रही है, क्या किया जा सकता है बड़े स्केल पर कि इनके लिए कुछ इकदाम उठाए जाएं कि इसका रोजगार जुड़ा है उन तमाम लोगों के साथ? देखिए, जहाँ तक जानवरों का सवाल है, बिल्कुल आपकी बात सही है। जिस तरह से इंसान मुतासिर हुए, इस तरह से बहुत हजारों की तादाद में जानवर भी मुतासिर हुए। अब इसका सबसे बड़ा रोल गवर्नमेंट को जाता है। सबसे पहले तो जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिवीजन में वेटनरी डॉक्टर्स आपके पास मौजूद हैं, तो आपको चाहिए कि जगह जगह आप कैंप्स लगाएं और जगह जगह ट्रीटमेंट के कैंप्स लगाएं,
जिस तरह बीच में अभी सतरंज यूनिवर्सिटी में वहाँ पे उन लोगों ने यूनिवर्सिटी की तरफ से कैंप लगाए थे और बहुत से सारे जानवरों को उन्होंने बचाया था। तो इस तरह से एक बड़े स्केल पे होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर इतने सारे इंसान मुतासिर हुए तो सारा ध्यान लोगों का और गवर्नमेंट का वहाँ पर है, बट अब इस पे भी एक बड़े लेवल पे इनको सोचना चाहिए और बहुत सारा इस पे काम होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का सिर्फ जानवरों के ऊपर ही उनका मतलब गुजर सफर है। सही बात है, लेकिन काम क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हम समझना कैसे कर सकते हैं? मतलब अगर इनिशियल स्टेज की बात करें डॉक्टर साहब, तो इनिशियल स्टेज में क्या किया जा सकता है इस वक्त जहां इंसानों को बचाना एक इम्पॉसिबल हो चुका है? तो मवेशियों का ना एक तरह से प्रायोरिटीज बड़ी वो हो चुकी है, वो सेकेंडरी पे आते हैं, पहले इंसानों को बचाएं फिर मवेशियों को बचाएं। तो उन जानवरों को बचाने के लिए क्या पहला स्टेप होना चाहिए? जी अब देखें ना, सबसे पहले तो होना चाहिए, अब छोटे लेवल पे तो ये काम नहीं होगा, अब गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट की जब गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी तो जगह जगह कैंप्स लगेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिवीजन में, हर शहर में वहाँ पे वेटनरी डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। तो वो उनको लाएं और वहाँ पर कैंप्स लगाएं, जानवरों को बचाएं, उनका जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो करें। बिकॉज अब देखें, अब पानी की वजह से वहाँ पे बहुत सारे पैरासाइट्स मौजूद होंगे जिसमें टिक्स, फ्लीज, मक्खियाँ, मच्छर, उनसे एक से दूसरे में बीमारियां ट्रांसफर हो सकती हैं। और उसकी वजह से फिर क्या होता है, एनिमल बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस में आने की वजह से वो फिर बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। बीमार होने के बाद जाहिर सी बात है लो मिल्क प्रोडक्शन और सब चीज पे असर होता है। तो अब ये है कि कैंप्स लगेंगे, वेटनरी डॉक्टर्स मौजूद होंगे, तो पानी को भी वहां से उनको कंट्रोल करना होगा, साथ में उनको जो उनकी बेसिक ट्रीटमेंट होगी वो वहां पे वो कर सकते हैं। तो उससे काफी हद तक इस पे अच्छा, कुछ ऐसी अद्वियात भी होती हैं जो आप समझते हैं कि इस वक्त सैलाब मुतासरा इलाकों में पहुंचानी बहुत जरूरी है, खासतौर पर मवेशियों के लिए, कि उनको जिस किस्म की बीमारियां फैल रही हैं उससे उनको बचाया जा सके? जी हाँ, बिल्कुल। अब जैसे कि नॉर्मली इस कंडीशन में पैरासाइटिक इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं, मच्छर, मक्खियां वगैरह, इनको कंट्रोल करने के लिए स्प्रे वगैरह किए जा सकते हैं। अब मेडिसिन वगैरह तो इस तरह से है कि जानवरों में तो इंजेक्टेबल दी जा सकती हैं, वो तो एक डॉक्टर ही लगा सकता है और वहाँ पे वो इस तरीके से कुछ नहीं कर सकते। अब ये है कि वहाँ पर स्प्रे वगैरह का कंट्रोल किया जाए, स्प्रे वगैरह कराए जाएं और वहाँ के एनवायरनमेंट को नॉर्मल किया जाए, ये सब कुछ हो सकता है। जी जी, मतलब वही ना डॉक्टर साहब, वो शाहजेब का भी यही सवाल था और यही मतलब था कि चारे में क्या कोई दवाई दी जा सकती है उनको ताकि वो उनकी गिजा के लिए बने, उनके लिए मुफीद हो, उनको अफादियत हो किसी हवाले से, ताकि उनकी खुराक में मिल नहीं पा रही है, हाँ गिजा भी नहीं मिल पा रही है। जी, खुराक ही उनको नहीं मिल पा रही, तो हम मेडिसिन का अब इस तरह से नहीं दी जा सकती। अब उनको पता ही नहीं है कि क्या इन्फेक्शन चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो वो तो एक डॉक्टर या वहाँ का कोई भी जो संभालने वाले हैं वो देख के पहचान सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता एनिमल को बिल्कुल फीवर है तो उसमें फिर वो नॉर्मली क्या होता है, एनिमल्स में तो इंजेक्टेबल दी जाती है। अगर एहतियातन वो अपने पास कुछ फीवर की मेडिकेशंस रखें, क्योंकि इस पैरासाइटिक इन्फेक्शन में नॉर्मली सबसे पहले फीवर होता है, फीवर के बाद फिर एनिमल बहुत लिथार्जिक, बहुत डाउन फील करता है। तो इस तरह की कुछ मेडिकेशंस हैं जो कि वो रख सकते हैं और चारे में मिला के उनको दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो तमाम जानवर हैं, खास तौर पर जब ऐसे सैलाब आते हैं या वो बहुत देर तक पानी में रहते हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं पानी में फंसे हुए जानवर, कीचड़ में फंसे हुए, पानी में फंसे हुए, बाकायदा नजर आ रहे हैं फुटेज में बहुत सारी हम देख रहे हैं, वो डूबे पड़े हैं और अंदर पता नहीं क्या क्या उनके हो रहा है, बिल्कुल सिर्फ उनका मुंह बाहर है ताकि वो सांस ले सकें, लेकिन वो जिंदा तो है, लेकिन वो पूरा जानवर जो है वो पानी में फंसा हुआ है। ऐसे में किस किस्म की बीमारियां जन्म लेती हैं खासतौर पर मवेशियों में? जी डॉक्टर साहब। देखिए, अब अगले महीने से नवंबर दिसंबर में क्या होता है, इनमें एक फुट एंड माउथ की डिजीज है, वो नमी में जब गीला बारिशें होती हैं उसके बाद पैदा होती है। अब नॉर्मली वो भी चीज एक आने वाली है। अब वो तो नमी के अलावा यहाँ तो वो पानी के अंदर खड़े हैं, तो वो नॉर्मली इस तरह की डिजीज पैदा होंगी, FMD इसमें बहुत ज्यादा होगी और फ्लीस की वजह से इनमें डिजीज शुरू हो जाएगी। और आने वाले दिनों में, अभी तो देखें अभी पानी आया है, अभी उनमें कोई ऐसी बीमारी नहीं आई, अब आने वाले दिनों में आना शुरू होंगी। नवंबर, दिसंबर और जनवरी के जो 3 महीने ये बहुत अहम है, इसमें अगर इन्होंने कंट्रोल कर लिया और कुछ मेडिकेशंस और इस तरह के कैंप लगाए तो जानवर बचे जा सकते हैं। अभी तक कुछ हुआ नहीं है, स्टार्टिंग हुई है अभी तो सिर्फ।
और फिर इनमें क्या HS के केसेस काफी आ रहे हैं, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया के। अभी बीच में एक हमारे दोस्त हैं जफर खोसो साहब, वहाँ पे वो प्रोफेसर हैं वेटनरी में, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे इस तरह के काफी केसेस आ रहे हैं आजकल, और उसमें एबॉर्शन और स्टिल बर्थ के केसेस भी आ रहे हैं, जिसमें क्या होता है स्ट्रेस की वजह से और लेक ऑफ फीड की वजह से जानवरों में एबॉर्शन के केसेस भी बहुत ज्यादा आए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, और ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं जिन प्रॉब्लम्स को देखना बहुत जरूरी है। हुकूमत के लिए भी इन मवेशियों का ख्याल करना भी इस वक्त इम्पोर्टेंट है इंसानी जिंदगी के साथ, क्योंकि इंसानी जिंदगी इसके साथ जुड़ी है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब आप आ जाते हैं, आपके बड़े शुक्रिया, आप मसरूफियात में से वक्त निकाल के आते हैं। इस वक्त के बाद हमारे साथ रहेगा शाज़ेब बुरमाया, कर रहे हैं आपका इंतजार। शाज़ेब बुरमाया के साथ रहने का बहुत शुक्रिया। और अब हमारे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सेगमेंट्स की बारी है, और वो ये है कि जब हम स्किन के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन आज हम ग्लैमर और कॉस्मेटोलॉजी की तरफ कम और मेडिकल इशू की तरफ ज्यादा बात करेंगे, जिसकी बात करते हैं हम एक्जिमा की। एक्जिमा का जहां तक मेरी छोटी सी नाकस रिसर्च है, एक्जिमा का इलाज नहीं है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट जरूर हो सकता है, यानी कि वो उसकी रेमेडी नहीं है, उसका सोल्यूशन नहीं है, लेकिन उसके प्रोसेस को बर्दाश्त के काबिल किया जा सकता है। उसकी ट्रीटमेंट सुना है लाखों के इंजेक्शंस उसके लगते हैं पेशेंट्स को, इतनी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। लेकिन ये बेसिकली एक्जिमा है क्या, हम ये भी समझना चाह रहे हैं कि आपकी स्किन उतरना शुरू हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, वो भी एक्जिमा नहीं आता है। उतरना इज डिफरेंट है, लेकिन एक्जिमा मैंने बहुत करीबी से अपने जानने वालों को देखा। जब एक्सपर्ट आएंगे आपको मेरी बात की शायद वो तस्दीक भी कर सकें कि इतनी तकलीफ दे अमल होता है जिनकी बॉडीज में हो जाए, वहां पर उनको इचिंग अलग होती है, वो काम पे जाते हैं, वहां पर उनको उन जगहों से खून निकलना शुरू हो जाता है, उनको कपड़े फौरन भाग के लोग चेंज करते हुए देखे, बाकायदा ऐसे लोग, लेकिन ये नहीं पता ये क्यों होती है और इसका क्या इलाज। इसका इलाज क्या, यही हम जानना चाहते हैं। इसकी कितनी इकसाम है, इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट हो सकता है तो कैसे हो सकता है, इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में ज्वाइन किया है हमारे ज्वेल डॉक्टर खुरम मुशीर। कैसे माया, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आपके शो का इतना पूरा वीक इतना चार्म रहता है, इतना रिस्पॉन्स, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, हमारी बॉन्डिंग बहुत जोरदार है ना, ये बात। डॉक्टर सबसे पहले तो बहुत जबरदस्त बताया, बहुत जबरदस्त। अच्छा ये माया आप देखती है, शाज़ेब देखते हैं कि पता है लोगों के अंदर ही कॉन्सेप्ट है। कल ही की बात बताता हूँ, एक बच्ची है शायद 4.5 साल की होगी और उसको पैदाइशी है, तो उसके वालिद को है, अम्मी को नहीं है। अच्छा अगर आपके वालिद या वालदा दोनों को है तो आपके अंदर 80% 80% चांसेस है, कैंडिडेट हो सकते हैं। और अगर एक को है तो 50% चांसेस है, ठीक है। और अगर नहीं भी है किसी पेरेंट्स में फिर देखिए हो सकता है। अच्छा पता है ये एक बड़ा एक सवाल है, आप कहते हैं आपकी फैमिली में नहीं, हमारी फैमिली में तो नहीं, वो किसी फुप्पा को था, तो भाई ये जरूरत हो कि वो तो आपकी फैमिली में तो आ गया ना। अब ये अच्छा ये हो सकता है 1-2 आपकी जो पीढ़ियां हैं वो स्किप भी कर जाए, कि मतलब ये नहीं कि हर फादर्स में किसी को बिल्कुल हो, कोई परदादा किसी को हो, तो वो आपके अंदर इनहेरिटेड होता है, ठीक है, जीन्स में होता है। अच्छा सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोग समझते हैं कि जी जब वो बेचारा वो बेचारा जिसको एक्जिमा होता है ना, एक तो वो दोहरी उसका वो शिकार होता है, एक तो उसको इतनी तकलीफ होती है, इचिंग हो रही है, ऊजिंग हो रही है, उसका दिल चाहता है छुरी और डंडा और रगड़ दे। अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ ना, टेबल से रगड़ेगा। अच्छा वो खवातीन बेचारी आती हैं, वो क्या करती है, टांग लेके अपनी बेचारी वो इतनी तकलीफ में होती है कि वो लिटरली अच्छा कपड़े कॉटन के अलावा आप कुछ पहन नहीं सकते, सिंथेटिक पहना आपको आग लग जाती है। थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी आप कुछ चीजें ऐसी खाते हैं कि जैसे अगर हम उसको इग्नाइट करते हैं, बहुत जैसे अच्छा एस वाली चीजें, खास तौर पे अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, सनलाइट में जाते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं, ठीक है, आप थोड़ा आपको कोई स्टिमुलेंट्स मिलते हैं, जैसे कि कोई परफ्यूम लगा लिया आपने, कोई बाहर निकले तो धुआं बसों का आ रहा है, ठीक है, या बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, ये एस से जितनी चीज होती है, सनलाइट, स्मोक हो गया बिल्कुल, और स्पाइसी फूड, ठीक है। अच्छा इसके अलावा सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जितना आप इसको, जितना ज्यादा लोग बेचारे बीमारी होती है स्क्रैच करेंगे, बिल्कुल मैं आपको बड़ा कॉमन सी बात बताता हूँ कि लोग डेटॉल यूज करते हैं आमतौर पे इस्तेमाल के लिए कि वो समझते जरासीम मर जाएंगे, इसमें जब वो करते हैं तो वो इरिटेंट है। तो कल एक लड़का था
थोड़ा वो ऑफिस में जाता था, तो उसने क्या किया, उसको एक्जिमा था, उसने पूरा उस पर वो लगा लिया डेटॉल का सोल्यूशन। तो समझे कि शायद जरासीम, इसके जरासीम मर जाएंगे, तो इतना पूरा रेड रेड जाके। अच्छा, अब बाहर इंग्लैंड में, अमेरिका में हम लोग तो फिर भी लकी है, हमारा इतना सिवियर नहीं होता। वहां सोराइसिस उसमें भी करेंगे, सोराइसिस और एक्जिमा बहुत सिवियर होता है। और सेकंड ये होता है कि उनकी जीन्स में बहुत ज्यादा है, स्किन बहुत नाजुक होती है, ठीक है। उनके अंदर तो लिटरली उनको दाखिल होना पड़ता है, 80,000 85,000 रुपीज का एक इंजेक्शन लगता है 3 महीने में। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप कह रहे हैं कि इनहेरिटेड आपका होता है, कहीं ना कहीं जीन्स में आपको होता है, लग किसी को नहीं सकता, आपको अल्लाह का शुक्र है किसी को नहीं लग सकता। सोराइसिस तो एक बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन है। हम आज एक्जिमा की जो बात कर रहे हैं, तो एक्जिमा की होने की कोई एज लिमिट्स हैं? मतलब मैंने बच्चों में भी देखा है, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनमें भी देखा है मैंने होते हुए, तो उसके क्या रीजंस होते हैं जिनको अगर फैमिली में भी हो तो इग्नाइट किसी एज पर करता है, किसी रीजन से करता है, उसको क्या करना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा माया, आप देखिए डिपेंड करता है। अच्छा, कुछ तो बच्चे पैदा होते हैं, वो कहलाता है एटॉपिक। बच्चे तो सारे पैदा होते हैं? नहीं, जब बच्चे कुछ पैदा होते हैं तो उनके अंदर ये होता है कि इसका सामना होता है। उनका नहीं, कुछ जो बच्चे पैदा होते हैं बस बीमारी के साथ पैदा होते हैं, मतलब वर्ड ये सही, सेंटेंस ये सही था। तो वो कहते हैं एटॉपिक एक्जिमा कहलाता है, ठीक है। उनके बिल्कुल लिटरली ये चीक्स जो होते हैं बिल्कुल गुलाबी हो रहे होते हैं, उसके अंदर छिलके से निकल रहे होते हैं। और जितने भी जॉइंट्स होते हैं, कि जैसे आपका जितना एल्बोस का है, नी का है, जहां पे आपका ग्रोइन एरिया है, अंडर आर्म है, तो वहां शदीद उनको लिटरली आप गोश्त अलग हो रहा होता है, वो लाइंस पड़ जाती हैं, डिवीजन होना शुरू हो जाती है, और उसमें से पानी निकलता रहता है, रेडनेस होती है, खून निकलता है, और इवन अगर आप केयर ना करें। अच्छा, इसमें देखिए कंटेजियस तो नहीं है मगर इन्फेक्शियस है। इसके अंदर आपको खुद अपने आपके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपको बड़ा तकलीफ देता है, उसको आपको बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और एक बात को और बहुत ख्याल के लोग समझते हैं कि जी हम जितना ज्यादा गोश्त खाएंगे या जितना प्रोटीन वगैरह लेंगे वो कवर होगा, नहीं। इसमें आप जितनी ठंडी चीजें लेना, सब्जियां, फल, दालें, दही, फ्रूट, अच्छा मिर्चे कम ले, ठीक है। अच्छा, बाहर की चीजें कम खाएं, ठीक है। अच्छा, मैं अब तो पता है मगर इलैबोरेट कैसे करें। अभी हमने उपटन तेल पे बात की थी, आप देखिए ना। अच्छा, है ना, देखिए है ना उपटन तेल की, देखिए। अच्छा, मैं आपको मैं एक नई, अब आप इसको डिफाइन करें कैसे होगा। अच्छा, मैंने खातून से एक बेटी भी, उनके खातून बड़ी समझदार थी, उनकी बेटी भी बहुत समझदार थी, मेडिकल स्टूडेंट है, ठीक है। वो उनको मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया, उनका एक्नी है और कुछ पिगमेंटेशन है। अच्छा, मैंने इनको कुछ मेडिकेशन दी और एक हफ्ते के बाद वहीं इनका, मैं आपकी कुछ मेडिसिन खाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा ना क्रैम्प्स होते हैं, दर्द होता है। मैंने चेक किया, मैंने कहा नहीं इसमें तो कुछ नहीं है, आपने कुछ बाहर का तो नहीं खा रही आप? तो उनका नहीं, बाहर तो नहीं खाया, बाहर होटल में बैठ के खाया। अच्छा, तो भाई बाहर का खाना आप होटल में बैठ के भी खाएंगे। बाहर का मतलब है डॉक्टर साहब का, और वैसे भी बाहर का मतलब है कि आपके बावर्ची खाने के अलावा जाही और बनाओ वो बाहर का भी होगा, होम मेड। अब वो पता, अब वो हम नई डेफिनेशन आ गई कि जी होटल में खाया था, तो वो होटल के अंदर है ना, तो वो बाहर नहीं हुआ, वो बाहर नहीं हुआ, तो बाहर की चीजें अवॉइड करनी है, ठीक है। सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी आपको एक्जिमा होता है तो आपको हमेशा के लिए इसको एक आपको अपना लाइफस्टाइल तो लेके चलना ही है, कि कभी कंप्लीटली खत्म तो नहीं होता। मगर देखिए, जब आप एटॉपिक एक्जिमा जैसे हम बात कर रहे हैं, वो जब 5 साल का बच्चा होता है तो वो रिग्रेस करना शुरू करता है। अच्छा, कुछ खवातीन में क्या होता है कि आपने साबुन पानी का काम किया, डिटर्जेंट से हाथ धोए, ठीक है, बच्चों की नैपी चेंज की, तो आपके यहां से इन्फेक्शन शुरू होता है, उंगली से, और वो बिल्कुल ये लहसुन अदरक। अच्छा, कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे हेयर ड्रेसर्स होते हैं, ठीक है, या शेफ्स होते हैं, या जैसे कि लॉन्ड्री पर्सन होते हैं, ठीक है, या फिर आप जो साबुन पानी का काम जिनका ज्यादा होता है। अच्छा, जो वो मछली बेचने वाले होते हैं, गोश्त कसाई होते हैं, तो उनकी ही डिजीज बहुत शदीद होती आती है। तो ऐसे प्रोफेशन अगर आप हैं, आपको पता है आपकी फैमिली में, तो ऐसे प्रोफेशन को चाहें तो अवॉइड करें। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है इजाजत के साथ, डॉक्टर साहब, अमूमन जो मैं बच्चों के लिए इससे ज्यादा पूछती हूँ बिकॉज बच्चों को मालूम नहीं होता और वो इग्नोर बहुत कर रहे होते हैं। अच्छा, अक्सर बच्चों को मैंने देखा है अपने माँ बाप से छुपा लेते हैं, सॉक्स पहन लेते हैं, कुछ नहीं हमें हल्की सी इच्छी कोई। भाई अगर हल्का सा भी कुछ हो, वो कौन सा स्टेज होता है? एक तो क्या बताना चाहिए अपने बड़ों को, दूसरा ये कि फौरी घर में क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही। अच्छा, ये कॉमन जो कंडीशन है, बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है। 6, 7, 8, 9 साल के बच्चे क्या करते हैं कि जो उनके अगर कोई बेली एरिया में हो रहा है या ग्रोइन एरिया में होता है, तो वो बहुत दिन तक छुपाते रहते हैं, है ना, बहुत दिन तक वो बताते नहीं पेरेंट्स को। अच्छा, बस बैठे हुए जो इचिंग, माँ बाप को पूछे क्या कुछ नहीं, दाना हो गया, ये हो गया, अम्मा अब्बा कहते हैं नहा लो, ये बहुत होता है, नहा लो। अच्छा, उसके लिए वो खासतौर पे 3-4
इस तरह के साबुन लाते हैं जो कार्बोलिक होते हैं, उससे नहलवाते हैं बच्चों को, वो और बढ़ जाता है। तो पहली चीज ये कि आपको एक्जिमा में या सोराइसिस में जो वो अच्छे वाले साबुन नहीं होते जैसे एंटीसेप्टिक, नहीं जो डी से अच्छा, जो बड़े केमिकल्स ना हो, हाँ जो बड़े क्रीमी हो, हाँ केमिकल्स वाले, आपके पास भी तो सोप्स हैं जी बिल्कुल 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 वो है। अच्छा लिटरली उसपे थोड़ा एडेड भी हो ना क्रीमी, जैसे कि इसके अंदर थोड़ा सा लैक्टिक एसिड स्किन को ड्राई ना करे, स्किन को ड्राई ना करे। अच्छा उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपके विटामिन आपको अलग से लेना ही पड़ेंगे, क्योंकि आप जितने भी दिन में खाते हैं तो आप किसी ना किसी हद तक तो आपके अंदर कोई ना कोई डेफिशिएंसी रहती है, तो आपको जरूरी ये बात। और थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी आप जब भी एक तो ये नेचुरली है कि अपना आप कंगा, अपना आप तकिया, अपना चीजें आप बिल्कुल शेयर ना, अपनी हाइजीन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डाइट का ख्याल रखना है, हाइजीन का ख्याल रखना है, हमने आपका भी ख्याल रखना है। अरे नहीं थैंक यू, आप लोग इतना ख्याल रखते हैं, थैंक यू सर, हैव अ गुड डे डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अब जरा बात करते हैं, आपको कराची से लेकर चलते हैं फैसलाबाद की तरफ। शाहजेब ने कहा कि फैसलाबाद बहुत अरसा हो गया हम नहीं गए, चलो भाई ऐसी क्या टेंशन है, रोज जाते हैं फैसलाबाद में, आज भी हमने एक स्टोरी की है ना फैसलाबाद की, बिल्कुल ऐसा ही है। और भी आपको दोबारा फैसलाबाद लेके चलते हैं। खवातीन के मसाइल फौरी हल होंगे, थानों में ना सिर्फ शिकायत सुनी जाएंगी बल्कि फौरी हल भी निकलेगा, क्योंकि फैसलाबाद के थाने में खातून SHO को तैनात कर दिया गया है। भाई क्या बात, हमारी फीमेल दबंग। और थाना कल्चर में उस बेहतरीन तब्दीली पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया खातून SHO जिनका नाम है फरा बतूल, और SSP ऑपरेशन फैसलाबाद मोहम्मद अफजल साहब ने। आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अफजल साहब, आपको और फरा, आप दोनों को हम अगर आवाज़ आ रही है तो फरा से पहले मैं सवाल करना चाहूँगी, आपको वुमेन थाने में तैनात किया गया बहन, और अब दूसरे थाने में आपकी तैनाती, कैसा महसूस हो रहा है कि एक औरत होते हुए आप इतनी मजबूती आप हासिल भी कर रही हैं और कॉन्फिडेंस भी आपको लोगों का मिल रहा है, लेकिन आपके खुद के क्या फीलिंग्स हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जी। बहुत अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो है वो मुझे ये मौका दिया, और उसके बाद जो है मैं अपने तमाम सीनियर्स अफसरान, जिसमें RPO साहब, CPO साहब, SSP साहब ऑपरेशंस, SSP साहब इन्वेस्टिगेशन, तमाम SP साहिबान, पूरे डिपार्टमेंट का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर जो भरोसा किया, तो मुझे मेरी काबिलियत पर एतमाद करते हुए जो है वो मुझे SHO तैनात किया। फरा साहिबा, मैंने अपने खास तौर पर जर्नलिज्म के थाने के बहुत हमारे चक्कर भी लगे हैं, जराइम पेशा अफराद से मुलाकात भी हुई है, झगड़े हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिसकी जिम्मेदारी SHO के ऊपर आती है, और SHO बहुत जिम्मेदार होता भी है, यकीनी तौर पर आप भी हैं। लेकिन बहैसियत खातून आप क्या समझती हैं कि आप ये सब कुछ मैनेज जैसे करेंगी, उसके लिए कोई ख़ास तौर पर एक आपको बड़ी ज़ाहिर है एक आपको डेडिकेशन भी चाहिए, और आपको बड़े ध्यान से लोगों को हैंडल करना पड़ता है, तो आप थोड़ी नर्वस तो नहीं हुई, या आप अपने जज्बे के साथ काम कर रही हैं ऑलरेडी? नहीं, काम तो ऑलरेडी मैंने काफ़ी किया है, लेकिन अभी चूँकि मुझे मेल पुलिस स्टेशन में जो है एज अ फर्स्ट टाइम फैसलाबाद में ये हिस्ट्री में हुआ है कि फ़ीमेल को जो है वो मेल पुलिस स्टेशन में जो है वो लगाया गया है, तो मैं इस हवाले से बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है। और मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बाकी शहरों में भी जो है, पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में जो है वो फीमेल जो हैं वो मेल पुलिस स्टेशन में काम कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अफजल साहब से सवाल करना चाहूंगी, अफजल साहब, कि जिले के किसी थाने में पहली बार एक खातून को जो है वो अफसर को तैनात करना, ये ख्याल आपको आया कैसे? पहले तो ये बताएं। जी थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो जैसे आपने बाकी प्रोफेशंस में देख रहे हैं कि हमारी जो वुमेन है कम्युनिटी है, जो ख़वातीन है हमारी, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, और ख़ास तौर पे टॉप टीयर्स में इंक्लूजन ऑफ वुमेन से एक इनोवेटिव स्किल्स भी जनरेट होती है, एक सेंस ऑफ कंपटीशन भी जनरेट होता है। तो हमारे पास भी चूँकि ख़वातीन पुलिस तादाद की काफ़ी कसीर तादाद मौजूद है, सो इट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, ना सिर्फ कि ये एज़ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स काम करें, बल्कि इनको उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भी आमांग किया जाए जो कि बेसिक पुलिसिंग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें SHOशिप इज़ द फर्स्ट बेसिक स्टेप। अब
इनको SHO लगाने का एडवांटेज ये हमें कि एक तो इनोवेशन आएगी, एक तो सेंस ऑफ कंपटीशन इंक्रीज होगा, सेकेंडली इनको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और ये आइंदा भी जो हमारे बाकी विमेन पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको भी इंकरेजमेंट होगी कि दे आर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। वो एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए उनको नहीं रखा गया, बल्कि दे आर पार्ट ऑफ द एंटायर सिस्टम, और उनके लिए भी वही अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बाकी तमाम लोगों के लिए हैं। सर, अपॉर्चुनिटीज़ भी साथ साथ जिस तरीके से आपने जिक्र किया, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जब हर शुबे में ख़वातीन काम कर रही हैं तो पुलिस में इस तरीके से काम क्यों नहीं कर सकती। लेकिन एक बात, अगर हम टफ टास्क की बात करते हैं तो क्या आप समझते हैं कुछ टास्क यहाँ पर ख़वातीन के लिए टफ होंगे और उनको ये चैलेंजिंग सिचुएशन हैंडल करनी पड़ेगी? इसमें मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो SHOशिप है, इट इज़ ऑलवेज अ डॉन्टिंग एंड अ टफ टास्क, बट वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जो हमारी फरा बतूल हैं, जो फर्स्ट SHO हैं, शी विल बी अप टू द मार्क, और हम उनको फुल सपोर्ट करेंगे। जो भी उनको सपोर्ट, स्टाफ, लॉजिस्टिक्स, हर किस्म की मॉरल सपोर्ट, बहुत अच्छी बात है। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम प्रोवाइड करेंगे एंड शी विल बी सक्सेसफुल। हम अपना पूरा रोल एज बीइंग सीनियर ऑफिसर्स प्ले करेंगे ताकि ये एक एग्जाम्पल बने और बाकी लोगों को भी इनकरेजमेंट हो, और हम आइंदा भी ये चाहेंगे कि आने वाले दिनों में हम और भी जो हमारी एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स हैं उनको इस तरह के मौके दें, उनको बुलाएंगे। बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि इस तरीके से उनमें खुद एतमादी पैदा होगी और उनको पता होगा कि मेरा जो सीनियर है या मुझे रेफर करने वाला या मुझे तैनात करने वाला मुझ में कॉन्फिडेंस रखता है, तो उनका और उनकी हिम्मत होगी, नर्वसनेस होगी। जैसा कि फरा कह रही थी थोड़ी देर पहले, फरा जैसा आपकी तरफ मुखातिब हूँ, आपने कहा था कि मुश्किल ज़रूर है, चैलेंजिंग ज़रूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल तो नहीं, लेकिन मुश्किल और चैलेंजिंग की अगर बात करें तो क्रिमिनल्स होंगे, क्रिमिनल केसेस होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, उस तरह की सिचुएशंस आएंगी जिससे एक आम औरत अगर सामना करने का सोचे तो वो घबरा जाती है। बहैसियत खातून और बहैसियत एक पुलिस अफसर जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो उसके लिए किस तरह प्रिपेयर कर रही हैं अपने आप को? मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगी कि मैं ज़हनी तौर पर मुकम्मल तौर पे तैयार हूँ इस हवाले से। देखिए, जुर्म जो है वो कई तरह के होते हैं और उनसे निपटने के लिए जो है वो हमें अलग अलग से जो है वो अपनी स्ट्रेटजी बनाना पड़ती है ताकि हमसे जो है वो उनसे निपट सकते हैं। और ये एक अच्छा प्लान है, उसके लिए हमें तैयार करना पड़ता है। हम एक अच्छे प्लान को लेके जो है वो फॉलो करें, ठीक है, एक अच्छी टीम मैनेजमेंट के साथ, तो हम उस टास्क को, उस चैलेंज को जो है वो निपट सकते हैं उससे। बिल्कुल फरा साहिबा, ये स्टेप बहुत अच्छा लिया गया है और ख़ासतौर पर आपको देखकर और कई ख़वातीन होंगी जो कि मोटिवेट भी होंगी और उनका कॉन्फिडेंस भी बहाल होगा कि वो भी आगे बढ़कर इस तरीके से थाने में काम कर सकते हैं। जब थाना कल्चर की कुछ बात करते हैं, ख़ासतौर पर जो मेल डोमिनेंट थाना कल्चर है, वहाँ पर आप क्या समझती हैं फरा साहिबा, किन चेंजेस की बहुत ज़रूरत है ताकि जो वहाँ पर लोग आएंगे उनको भी उसी तरीके से हैंडल किया जा सके और बेहतरी आए इसमें भी ख़ासतौर पर? इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह हमारे अफसरान, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो है वो SSP साहब ऑपरेशंस ने भी आपको बताया है कि वो मुझे हर तरह से सपोर्ट करें, ठीक है। हमें जो है वो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जो है अपने सीनियर्स ऑफिसर्स की जो है वो सपोर्ट ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह जब इन्होंने हम पे एतमाद किया, मुझ पे एतमाद किया है, तो मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि जो है वो इनके एतमाद पर पूरा उतर सके और बेहतरीन से बेहतरीन कल्चर जो है वो फैसलाबाद पुलिस में जो है वो एक पैदा कर सके ताकि जो एक रवायती कल्चर चल रहा है पुलिस डिपार्टमेंट में उसमें चेंजेस ला सकें और वो चेंज हो सकें ताकि जो आवाम को हमारे साथ जो है वो इख्तलाफात रहते हैं अक्सर व बेशतर टाइम कि हम जो है वो नहीं सुन रहे या हम नहीं कर रहे, और इन चीज़ों को जो है वो हम चेंज करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी इस हवाले से जो है वो आवाम की ये जो रवैया है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और तमाम पॉजिटिव जो है वो उनकी दुआएं आपके साथ हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया पंजाब पुलिस SHO फरा और SSP पंजाब मोहम्मद अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाला और इस तरह की अफजल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि और भी इंशाल्लाह हमारी जो एक्सपीरियंस्ड हैं या कॉन्फिडेंट हैं जिनको आप समझते हैं वो क्वालिफाई करेंगी और भी तैनाती होगी। वुमेन पावर जी, अच्छी खबर के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, रहिएगा हमारे साथ। कल भी इंशाल्लाह शाजी बुरमाया करेंगे आपका इंतजार। पाकिस्तान का परवरदिगार हामी नासिर।